अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविश सैयद। आज आपको पता है आज है 19 दिसंबर। वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ इस दिन हुआ, लेकिन एक ऐसी मूवी रिलीज़ हुई जो कि इतनी हिट थी कि हमें उसी की मूवी के कपड़े, उसी की मूवी की ज्वेलरी, हर चीज़ मिल रही थी। और वो पता है कौन सी मूवी थी? वो थी टाइटैनिक। टाइटैनिक 19 दिसंबर 1997 आई थिंक 98 तब रिलीज़ हुई थी। 19 दिसंबर को जब टाइटैनिक रिलीज़ हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। और उसके बाद हम जो है वो टाइटैनिक मूवी तो सबने पसंद की थी, लेकिन उसके बाद मुझे अभी तक याद है कि जब हम बाज़ार जाया करते थे तो होता था ये टाइटैनिक साड़ी, टाइटैनिक कपड़ा, टाइटैनिक ज्वेलरी, हर चीज़ टाइटैनिक हो गई थी। हमारी जो नोटबुक्स थी उनके कवर पे टाइटैनिक, पेंसिल्स पे टाइटैनिक। तो टाइटैनिक बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। वो बाद में जब हम बड़े हुए फिर हमने एक्चुअली वो मूवी देखी तो हमने रियलाइज़ किया कि इट वाज़ अ वंडर। जो उसकी सिनेमाटोग्राफी थी, जो उसकी कहानी थी, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। लेकिन टाइटैनिक के साथ एक और याद हमारी रिसेंट वाबस्ता हुई, जो कि एक हादसा था, जो कि बड़ा तकलीफदेह हादसा था। वो टाइटन जो सबमर्सिव थी, जो कि डूबी, बल्कि फटी, इम्प्लोड हुई ओशन में। पाकिस्तान के भी 2 बिजनेसमैन थे एंग्रो से जिनका ताल्लुक़ था, उनका इंतकाल हुआ उसमें। तो टाइटैनिक की यादें जो वो टाइटैनिक के रूइंस ही देखने गए थे, लेकिन वो फिर यादें बड़ी तल्ख हो गई। तो आज 19 दिसंबर से मुझे याद आया था कि सुबह सुबह, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई 19 दिसंबर को। आपको पता है ये 50 साल पहले जो लास्ट मून मिशन था अमेरिका का, जिसमें आखिरी बार चांद पे एक कोई शख्स चला था, तो लैंड जो किया या उनकी वापसी हुई थी वो भी 19 दिसंबर को हुई थी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, अगर आप, बल्कि एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आप किया करें, अगर आपको कभी कोई डेट है ना, या तो आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी, तो आप ज़रूर गूगल किया करें कि टुडे इन द हिस्ट्री या दिस डेट इन द हिस्ट्री। इतनी मज़ेदार वाक़यात मिलते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा, मेरी बर्थडे वाले दिन इतने कमाल काम हुए थे। एक बात और मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूं। परसों मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त से बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि माविश, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये ऐसा सवाल है जो अक्सर मैं, अगर मैं ट्रेनिंग्स करवा रही होती हूँ या मैं ग्रुप कोई हमारा डिस्कशन होता है या कहीं मैं इनवाइटेड होती हूँ एज अ गेस्ट, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि हाउ डू आई फाइंड माई पर्पस। इसके बड़े जवाब हैं कि आपको अपना पैशन फाइंड करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत आसान सा सोल्यूशन है, बहुत आसान सा जवाब है मेरे पास इस सवाल का कि आप अपना पर्पस कैसे ढूंढें। अल्लाह ताला ने हम सब को कोई ना कोई सलाहियत दे के पैदा किया है। कोई आर्ट बहुत अच्छा बनाता है, कोई म्यूज़िक अच्छा बजाता है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई बात बहुत किसी को हुस्न बयान दिया कि बात अच्छी तरह करता है। आप सिर्फ ये कीजिए कि जिस भी टैलेंट को दे के अल्लाह ने आपको पैदा किया है, मतलब जो भी आपका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसको आप इंसानियत के खैर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, नो मैटर व्हाट इट इज़। आपको अगर अल्लाह ताला ने लिखने का आर्ट दिया है तो उसको आप खैर के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप बात अच्छी कर सकते हैं तो उसके लिए उसको खैर के लिए इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत पैसा दे दिया, उसको खैर के लिए इस्तेमाल करें। म्यूज़िक अगर आप बहुत अच्छा बजाते हैं, उसको खैर के लिए इस्तेमाल करें। तो नो मैटर व्हाट यू आर गुड एट, जिस भी सलाहियत के लिए आप जाने जाते हैं, आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। खुद ही अपना पर्पस भी पता चल जाएगा। और ये इतना मुश्किल सवाल कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, या जो हम जगह जगह पढ़ते हैं कि फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस, ज़्यादा फाइंड वाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने अंदर झांकना होगा कि मेरे अंदर क्या ऐसा टैलेंट है या क्या चीज़ है जिसके लिए लोग मुझे पहचानते हैं, या फिर मुझे कौन सी चीज़ें बड़ी आसानी से मैं कर लेता हूँ, उसको मैं इंसानियत की खैर के लिए इस्तेमाल करूँ। इसी तौर पे मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। आज आप ये सोचिए कि आपका पर्पस क्या है, या आपके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आप सिर्फ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना पर्पस ढूंढिए और अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाइए। हम एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं जाऊँगी शेफ़ साइमा के किचन में, और आज बड़ी मज़ेदार कोई चीज़ बन रही है। मैं आपको अभी बताती हूँ इस ब्रेक के बाद कि साइमा के किचन में क्या बन रहा है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो जनाब, मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में, और
आज कुछ बहुत स्पेशल बन रहा है क्योंकि साइमा एक स्पेशल बड़ी सी देगची लेकर आई हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। ये खैरियत, ये क्या मैं लेकर आई, मैंने कहा कि थोड़ा सा हम नाजरीन को दिखाएंगे हमारे पास क्या क्या कलेक्शन मौजूद है। अच्छा, ये अपने कलेक्शन को शो ऑफ करने के लिए लेकर आई हैं। बिल्कुल शो ऑफ। तो ये है जनाब आली एक फैला हुआ पतीला। नहीं, इसको वैसे कहते हैं लगन की देगची। एक दिल्ली वालों में या एक और शायद यूपी वाले हैं जिनकी आपने नाम सुना है। नहीं नहीं, कहती कह रहा। हाँ, मेरे को ठीक, मैंने कहती गरम है कि नहीं है। बहुत गरम है। अच्छा, आप देख लें, आपकी ये उंगली सही है, सही है, ठीक है। चलो, मैंने ना एक्चुअली यहाँ पे वो रखा था पकड़ने के लिए। हमें असल में मैं चेक करी थी, इन्होंने चूल्हा हाँ जी, जलाया नहीं जलाया। आपने अपने ना गुमान में कि ये शायद नॉन स्टिकिंग है, एक जहन में हमारे नहीं, ऐसा कोई गुमान नहीं था। मैं देख रही थी कि चूल्हा जल रहा है कि नहीं। अच्छा, ये है जनाब वाली लगन की देगची, जिसको मैंने लगन से टच करने की कोशिश की लेकिन ये गर्म है अच्छे हाल से। जी, अब बताएं। तो बस ये इसमें ऐसे गोश्त वगैरह बनाया जाता है और फिर इसको सील कर दिया जाता है ढक्कन के साथ, जो लगन का गोश्त बनाया जाता है, और उसके बाद उसको फिर सील करके काफ़ी देर तक छोड़ दिया जाता है। तो ये उस स्टाइल की देगची है। मैंने भी किसी वक्त ख़रीदी यही सोच कर होगी कि इसमें वो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मैं परचेज़ करने जा रही होती हूँ ना, तो मेरे जहन में बैक ऑफ माइंड वो डिश चल रही होती है, बट आने के बाद फिर उसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये खुला बर्तन है, इसमें नज़र भी अच्छा आएगा। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं माविश अंडे चना मसाला। अरे ठीक है, क्योंकि फरमाइश भी थी, मौसम भी ज़रा आज कराची में बाकी में सर्दी आ चुकी है, तो ये नाश्ते में भी बहुत अच्छा लगता है, ब्रंच में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग इसको बनाएं और हमें फीडबैक भी दीजिएगा ज़रूर। तो इसके इंग्रेडिएंट्स के जाने बढ़ते हैं। बिल्कुल। इसको दोबारा हाथ मत लगाइए। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चले इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ मुझे ये भी सबक मिला कि टच करके नहीं चेक करते चूल्हा जल रहा है कि नहीं। ये भी बात सही है, आप नीचे से देखते हैं कि चूल्हा जल रहा है कि नहीं। हाँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की जानिब। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो सफ़ेद चने, जैसे हम काबुली चने भी कहते हैं, वो लिए थे और ओवरनाइट भिगो दिया था। ओवरनाइट भिगोने के बाद इसको मैंने हल्का सा मीठा सोडा लगा के धोया और मीठा सोडा लगा के फॉर 10 मिनट्स मैंने इनको गला लिया है। ठीक है, आपने मीठा सोडा लगा के गलाया? मीठा सोडा लगाया, फिर धोया और उसके बाद फिर धोने के बाद गलाया। अच्छा, मैं वैसे घर में प्रेशर कुकर यूज़ कर रही होती हूँ। प्रेशर कुकर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको मीठा सोडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको आम पतीली में उबाल रहा है तो आप पहले थोड़ी देर मीठा सोडा लगाएं, फिर उसको वॉश करें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें चनों को। ठीक है, अच्छे से धो के फिर आप उसको नॉर्मल पानी में उबाल लें और बाद में आपने रखना ये 1 कप पानी आप रिज़र्व कर लें चनों का। ये आपने चनों का पानी रखा है? मैं भी बताती हूँ जी, चने का पानी भी है और इसमें चिकन स्टॉक भी है। अच्छा, ठीक है, तो वो मैं भी गाइड करती हूँ जैसे जैसे। अच्छा, आप जो चने को मीठा सोडा, मैं तो जब चने भिगोती हूँ रात में तो उसी में मैं 1 चम्मच मीठा सोडा डाल देती हूँ, सुबह मैं उसको वॉश करके फिर वो आराम से। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, क्योंकि हाँ मैं अब ट्राई करूँगी। सिर्फ पानी के अंदर 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दें और सुबह में पानी फेंकें, वॉश करें चने और उबालने चढ़ा दें। ठीक है, नहीं मैं अब ट्राई करूँगी। तो अभी तो फिलहाल मैं ऐसे करके ले आई हूँ। चले, मैं जाने देती हूँ आज आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम आज आपको माफ किया। नेक्स्ट टाइम हम यही बताएंगे, इसी रेसिपी के साथ आगे इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 बड़ी प्याज ले ली थी माविश और उसको मैंने फ्राई कर लिया था। जब जैसे हम कोरमे के लिए प्याज फ्राई करते हैं, फ्राई करके उसको मैंने निकाल लिया है और 2 चम्मच के बराबर पानी के साथ मैंने इसको पेस्ट बना लिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आपने वो होटल वाला जो चाहिए तो आप इस तरीके से ही कर इसको फॉलो फ्राई करके जैसा कोरमे के लिए चूरा कर लेते हैं, वो नहीं करना, वो नहीं किया, क्योंकि मैंने पेस्ट बना लिया ताकि बाज़ दफ़ा माविश प्याज ना ख़राब भी आ रही होती है। तो होता यह है कि जब हम मसाला भून रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से मसाला नहीं भूनते हैं, प्याज को ऐसे ही आपने छोड़ दिया, आपने सारे मसाले भी डाल दिए। मैं बता रही हूँ एक बात, तो क्या होता है प्याज तैरता हुआ आखिर में ऊपर आ जाता है, तो इससे उसका सारा मतलब वो ख़त्म हो जाएगा कि आपको बिल्कुल परफेक्ट एक शोरबे वाला
गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला मिलेगा। ठीक तो है, ये आपने प्याज पीस ली, कितनी थी ये प्याज? ये मैंने 3 बड़ी प्याज ली है, आधा किलो चने उबले हुए हैं जी। आधा किलो चने, इसको मैंने 2 चम्मच उसमें पानी में पीस लिया। आपके पास दही हो तो 1 से 2 चम्मच दही डाल दें, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। अच्छा, दही भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना चने अकड़ने का थोड़ा ज़्यादा वो होता है। उसको उसका तरीका कुछ और है यानी बनाने का दही के साथ। तो आज हम चूँकि दही के साथ नहीं बना रहे तो मैं वो स्टेप ही नहीं फॉलो करूँगी जिससे आपके चने सख्त ना हो। वो काम ही नहीं करेंगे जिससे चना सख्त हो। हाँ बिल्कुल। तो आप इसको सिंपल पानी से कर लीजिए। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और साथ ही मैं इसमें ड्राई खुश्क अज्जा जो है वो बता देती हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने ले ली है 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि कलर अच्छा खिला आएगा। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर। काली मिर्च पाउडर ली है 1 टेबल स्पून के बराबर। 2 टेबल स्पून के बराबर ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, आपकी वजह से कम मिर्चें डाल रहे हैं हम। ठीक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है। आप चाहें तो एज़ पर योर टेस्ट आप लोग बढ़ा घटा सकते हैं। आपको कोई मजबूरी नहीं हो कि मैं नहीं हूँ आपके घर जी। और कुटी लाल मिर्च भी मैंने ली है 1 टीस्पून, यानी हमने 3 मिर्चों का इस्तेमाल किया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कुटी लाल मिर्च। ठीक है। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून के बराबर हल्दी ले ली है। यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून जो कि हम आखिर में डालेंगे। ज़ीरा ना? जी, ये ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, हल्दी। ये हमारे तमाम जो हैं खुश्क अज्जा यहाँ पर आ गए हैं। चूँकि हम अंडा चना मसाला बना रहे हैं तो यहाँ मैंने 7 अंडे लिए हैं, इनको उबाल लिया था। मीडियम बॉईल कर लें, बहुत हार्ड बॉईल ना हो, बहुत सॉफ्ट बॉईल ना हो। और इसको बाद में मैं फ्राई करके हल्का सा फ्राई करके गोल्डन सा करके और फिर ऊपर से सजाएंगे आखिर में। अच्छा जनाब, की इंग्रेडिएंट इसका ये है चनों का, जो आपके चने के सालन को बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देगा जो आप लोग आम होटल से लेते हैं, वो है चिकन की यखनी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 कप चिकन की यखनी उबाल ली थी। सादी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सादे विंग्स से बना लीजिए या आप वैसे इसको चिकन स्टॉक के साथ, चिकन क्यूब के साथ भी बना सकते हैं। बट रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप मुर्गी लेकर ही बनाएं चिकन स्टॉक। ठीक है, सादा बनाना है, उसमें 1 से 2 अदद काली मिर्च डाल दें। आपने आधा किलो विंग्स ले लेने हैं अगर आप विंग्स या गर्दन से बना रहे हैं, क्योंकि उससे बेस्ट अर्क निकलता है, जूस निकलता है। काली मिर्च और 1 तेज़ पत्ता डाल कर आप उबाल लें और छान लें। 3 कप, इसके लिए मैंने आधा किलो के लिए 3 कप यहाँ पे चिकन स्टॉक ले लिया है और 1 कप पानी जो चने से बचा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है साथ में। ठीक है, अगर किसी के पास चिकन की यखनी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 क्यूब के साथ, चिकन क्यूब के साथ जो हमारा आता है ब्रांड्स का, जी, आप उससे चिकन की यखनी उबाल लें। मगर फिर उसके बाद आप नमक का ख्याल कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा सोडियम उसमें होता है। तो आपका ऐसा नहीं हो कि आपने नमक भी डाल दिया जो रेसिपी कार्ड में है और चिकन क्यूब्स में भी नमक होगा तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सादी यखनी उबाली है, यखनी में कुछ नहीं डाला हुआ, प्लेन यखनी है। फिर मैं इस्तेमाल करूँगी तकरीबन ½ कप ऑयल का। तो हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं और फिर मैं साथ साथ बताती भी जाऊँगी। पतीला गर्म है, आप हाथ मत डालिएगा और ऐसा ना हो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या मेरे साथ भी ये हो जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम ½ कप ऑफ ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि ये बाहर के जो होटलों में होता है वो थोड़ा सा ऑयली ही बनाने के लिए तो होता है, खाने तो वो थोड़ा सा लज्जत आती ही ऐसे है। सही बात है। ठीक है। अच्छा माविश, अब मैं ना अदरक लहसुन, ये थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो अदरक लहसुन का ना पेस्ट डाल के थोड़ी देर इसको फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई आपका हो जाए और खुशबू आने लगेगी तो मैं साथ ही इसमें जो है ड्राई स्पाइसेस सारे खुश्क अज्जा डाल दूँगी जो मैंने यहाँ रखे थे, लेकिन मैं गरम मसाला नहीं शामिल करूँगी, वो आखिर में डालेंगे। अच्छा, ये मसाले सारे शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और उसको मैंने कोई 7-8 मिनट भूनना है बहुत सब्र के साथ। ठीक है, और भूनते रहना है
और जब इसका अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। ये अदरक लहसुन है जी, ये अदरक लहसुन। तो 7-8 मिनट तक भून के ही ब्राउन मसालों के साथ ये उसको मतलब उसका कच्चापन सारा निकालेंगे। जी, कच्चापन निकालना है, क्योंकि देखिए हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, हमारा सिर्फ मसाला कच्चा है इस टाइम पे। हमने सिर्फ इसलिए आपने सब्र की तलकीन जी की। सब्र की तलकीन की है। इस पर टाइम लगा लें, आपकी चीज़ बेहतरीन बनेगी। अच्छा, मैं देखिए माविश, अब इसमें हल्की हल्की सी ज़रा खुशबू के जानिब ये है, मैं ये डालूंगी। और इसको डालने के बाद, मसालों को डालने के बाद मुझे पानी बढ़ा दीजिए प्लीज़। जब मसाले का थोड़ा हाँ डाल दें, आप डाल दें, थोड़ा ही डालिएगा, एकदम से पानी आने लग जाता है। बस अब मैं इसमें तमाम अज़ा अपने शामिल करने जा रही हूँ। ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया। अच्छा, नमक मैं डाल देती हूँ अभी। ये ज़ीरा बगैर भुना हुआ पिसा हुआ है ना? जी, बगैर भुना। तो अगर भुना पिसा घर में डाल रखा हो सकते तो हैं आप, बिल्कुल डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे भी। क्योंकि मैं भुना पिसा रखती हूँ। मैं भी रखती हूँ भुना पिसा। अच्छा, यूजली ये धनिया भी हमारे पास जार में होता है भुना हुआ, लेकिन धनिया आप ना पिसा हुआ ही डालिएगा, वो जो पिसा हुआ बगैर मिलता है भुना हुआ। आम जी, बाजार में। क्योंकि हमें मसाला रेडी करना है ना, तो मसाला धनिया से बहुत अच्छा रेडी होता है। और ये धनिया वही पाउडर है जो धनिया पाउडर आम जो मिल जाता है। माविश, आप थोड़ा सा पानी और प्लीज़ ऐड करें और और आप कहें तो मैं चमचा भी चला। चमचे आप बिल्कुल चलाएं। और आँच सही है, तेज़ करनी है? नहीं, अभी मैं ज़रा सा ये सारा डाल दूँ, फिर आँच भी हम तेज़ करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा नमक मैंने इस वक्त बचाया है, मैं आखिर में देखूँगी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मार्जिन रखूँ अगर तो। अच्छा, इसको अब हम हल्का सा बढ़ा देंगे। अच्छा माविश, करना ये है कि जब ये मसाला हमारा थोड़ा बेहतर अच्छे अंदाज में भुन जाएगा, तो मैं ये पिसा हुआ पेस्ट इसमें डालूंगी। पिसा हुआ पेस्ट डालकर भी 2 से 3 मिनट आप फ्राई करें, आपको ऑयल नज़र आने लग जाएगा। थोड़ा पानी और शामिल कर दें, थोड़ा थोड़ा डालते रहना होगा ताकि मसाले जले नहीं। हमने मसालों को जलाना नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से भून लेना। अच्छा, अब ये आप 7-8 मिनट भूनेंगे? तकरीबन मैं भी 5 मिनट नहीं, क्योंकि फिर मैं ब्रेक लूँगी ना। हाँ, मैं आप थोड़ा सा रुक जाएं ज़रा सा, ये मैं दिखा देती हूँ कि ऐसा ऑयल आएगा। इसको हमने थोड़ा ज़्यादा देर तक फिर भूनते रहना है। जैसे ऑयल आता जा रहा है, जैसे ऑयल तो आना शुरू हो गया। ऑयल आ रहा है, इसलिए कि हमने मसाले बहुत ज़बरदस्त लिए हैं इसमें। और आप ये नोटिस करें कि मैं इसको कोई दही और टमाटर से नहीं बना रही। और खुशबू भी आएगी, तो हम उसका मसाला ही पे हमने सारा काम करना है। इसकी की यही है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको लेना है ब्रेक, या मैं आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये पकता रहेगा, फिर आप इसमें ये डालूंगी, थोड़ा सा इसको भी फ्राई इसको करूंगी फ्राई 2 से 3 मिनट, तो ये भी ऑयल छोड़ेगा, पक जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्ली तो भुन मैं जाएगा। फिर इसमें ये अपनी पूरी यखनी डाल दूंगी। ठीक है। यखनी डाल के यखनी को थोड़ा उबाल आने तक मैं पकाऊंगी, ताकि मसाले भी इसमें ज़रा हल हो जाएं। और जैसे ही यखनी अच्छे से ज़रा सा पकने की तरफ आएगी, तो मैं इसमें चने शामिल कर दूँगी। हल्की आंच पे छोड़ देंगे। हल्की आंच पे थोड़ी देर छोड़ूंगी। और मैं चने को ना हल्का हल्का सा यानी ऐसे ऐसे करके ना चम्मच से मशी कर लूँगी, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें वो जो गाढ़ा गाढ़ा सा एक आता है टेक्सचर, जी, वो इसीलिए आता है क्योंकि हम उसमें थोड़े से चने पीस के भी मिलाते हैं। थोड़ा सा और डालें, बढ़ाएं। देखिए ऑयल कितना अच्छे से आने भी लग गया है। जी, ज़बरदस्त। तो अब आप इस पे आप जाएं, मुसरत मौके पे ब्रेक ले। बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए और फिर इंशाल्लाह अच्छा, हम बाद में दिखाते हैं। अब हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने क्या बाकमाल एक ऐप बनाई है, वो आप सब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं अभी जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं बातें कर रही थी, तो मैं कभी कभी इतनी हैरान हो जाती हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्या बाकमाल काम कर रहे हैं। और हमारी अपनी शायद मेरी ही एक वो कह लें कि
मुझे नहीं पता था इनके बारे में, और जब मुझे अभी पता चलता जा रहा था तो मैं इतनी हैरान हो रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी हैरानी में शामिल करूं। इन्होंने एक ऐसा कमाल सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका मैं हैरान थी कि इनके जहन में आइडिया भी कैसा है। और भी इनके पास बड़ी मज़े मज़े की कहानी इनकी अपनी ज़िंदगी की भी, जो आपके दिमाग में जो एक हमारा होता है ना रन ऑफ द विल कॉन्सेप्ट होता है कि ये बहुत नर्डी स्टूडियस बच्चे ही कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो अभी जानते हैं कि ये पढ़ाई में कैसे थे और जो बनाया इन्होंने क्या बनाया। इनकी ऐप का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है बोलते हरूफ। मैं आपको मिलवा रही हूँ उमर फारूक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा उमर, बचपन से सुना था ना कि जो बहुत नर्डी बच्चे होते हैं या जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं वही कुछ कमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मल खेल कूद वाले होते हैं तो बेकार होते हैं, है ना? Yes. ऐसे ही है। फिर हम बड़े हुए तो मैं समझ आई कि जो स्ट्रीट स्मार्ट है ना, जो सड़क पे खेलते बड़े हुए हैं, वो तो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। जो नर्डी हैं उनके लिए नौकरियाँ कर रहे होते हैं। तो पहले मुझे अपने बारे में बताओ। मेरा नाम उमर फारूक है और मेरा बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंसेस की एजुकेशन का है, और उसी के अंदर पढ़ते हुए बेसिकली जो है ना स्टार्ट किया एक आइडिया से। उस वक्त कुछ क्या है प्रॉब्लम्स देखे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखे, तो इंटरेस्ट जो है ज़्यादातर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का ज़्यादा था, प्रोजेक्ट्स डेवलप करने का और क्लाइंट साइड सर्विस काम करने का, जो वाकई लोगों की ज़रूरत है ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करने का। पढ़ाई के दौरान ही शौक हो गया था? जी बिल्कुल, पढ़ाई के दरमियान ही हो गया था बेसिकली। तो फर्स्ट ईयर से ही प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिए थे, तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि क्यों ना मार्केट के लोगों के किए जाएँ। पहले यूनिवर्सिटी के कोर्स के प्रोजेक्ट्स डेवलप किए अल्हम्दुलिल्लाह, देन फिर जो है ना मार्केट के प्रोजेक्ट्स डेवलप करना स्टार्ट किए, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और मोबाइल ऐप। पैसे मिल रहे थे इस काम के शुरू में? अच्छा, क्योंकि शुरू में तो बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं ना कि अभी बना दो तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, या वो ऐसा करते हैं लोग, लेकिन ये है कि हम लोग कम लेते थे लेकिन लेते थे। लेकिन इससे ये ताकि अगले की इंटेंशन कांस्टेंट रहे और वो हमें एक टाइम दे, प्रॉब्लम बताए, हम सोल्यूशन लेके आए। तो अमाउंट बहुत कम थी, लेकिन ये था कि हम जो बना रहे थे वो लोग यूज़ कर रहे थे और हमें फीडबैक कांस्टेंट मिल रहा था कि हम जो डेवलप कर रहे हैं वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। तो इस तरह हमारा जो है एक पोर्टफोलियो भी बिल्डअप होता गया, हमारा एक्सपीरियंस भी बिल्डअप होता गया। ज़बरदस्त। अब ये बताओ बोलते हरूफ क्या चीज़ है? असल में हम लोगों को जब हमने थर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फुल टाइम सोचा कि हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड, तो हमने उस वक्त लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट किया, मार्केटिंग करना स्टार्ट की। तो उस दौरान हमें पता लगा पहली दफ़ा कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लाइंड बच्चे हैं, ख़ास तौर पे सिंध बलूचिस्तान में अगर आप आ जाएँ, तो उन बच्चों के पास कंप्लीट बुक्स नहीं होती अपने स्कूल्स के अंदर। अच्छा। यस, हम लोग तो जैसे स्कूल में जाते हैं तो बुक्स हमें मिल जाती हैं, ख़रीद लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और हम उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाइंड बच्चों को पहले अपनी बुक्स खुद बनाना पड़ती हैं अपने हाथों से। व्हाट? कैसे बनाता है? yes. एक ब्रेल स्लेट होती है और उसके अंदर एक नोक होती है इनके पास। टीचर जो है ना वो रीड करते हैं बुक और वो बना रहे होते हैं, और वो तो एक्चुअली वो नोट्स बना रहे होते हैं, वो बुक्स नहीं बना रहे होते। अच्छा। तो पहले तो इस मरहला, एक तो ये मरहला बहुत मुश्किल है जिसमें उनके बिन हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं क्योंकि वो कई दफ़ा अपनी उंगलियों में पिन डाल देते हैं नोकीली। सेकंड, जब वो बनती भी हैं तो वो डेफिनेटली एरर फ्री नहीं होती। उसके अंदर बहुत सारे एरर्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को बहुत सारे एजुकेशन के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सही है। तो ऑन एवरेज लोग बच्चे 6 महीने पहले बुक्स बनाते हैं, फिर 6 महीने पढ़ते हैं साल में। तो फिर हमारी बातचीत हुई कुछ ब्लाइंड लोगों से, तो उन्होंने काफ़ी डिप्रेस उस वक्त बातें की कि जी हमने एटम बम बना लिया, बच्चों के लिए बुक्स नहीं बना सके। दुनिया की 10 बड़ी कौमों में हैं लेकिन हमारे पास बुक्स नहीं है। छोटी छोटी लैंग्वेजेस पे काम हुआ हुआ है लेकिन हमारी लैंग्वेज पे बुक्स पे काम नहीं हुआ हुआ। और इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ मौजूद थी, वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के लिए काम करती थी, लेकिन ख़ास तौर पे हमारी रीजनल जो लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर, उर्दू, इंग्लिश, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस थी उनके लिए वर्कआउट नहीं करती थी। तो गवर्नमेंट के लोग जो बनाना भी चाह रहे थे उनके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस था, वो सालों लग जाते थे एक बुक को बनाने में उनको। तो जब तक वो पुरानी बुक्स आती थी इतने में समझना अब नई बुक्स के आने का टाइम हो जाता। कैसे ध्यान गया वहाँ पे? वरना आमतौर पे हम अपने घर में ज़रूरत देखते हैं तो हमें होता है, कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। आपका ध्यान वहाँ कैसे गया? असल में मुझे जब ये जो बातें थी ना बहुत ज़्यादा हिट की कि जब उन्होंने मुझे बताया कि हम बुक्स अपने हाथों से बना रहे हैं, तो मुझे उस वक्त मुझे याद है कि ये बैक ऑफ द माइंड आ रही थी कि मैंने एजुकेशन जब हासिल की तो मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं थे और मुझे अपने हाथ से खुद बुक नहीं बनानी पड़ी। तो मेरी नज़र में ये था कि सबसे अच्छा इसका अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका ये होता है कि आपको जो चीज़
जिसकी महरूमी नहीं मिली, आप उन लोगों को वो दूर करें, वो दूर कर दें। सही। तो इसको एज अ नेशनल कॉज उस वक्त हमने समझते हुए हमने इनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह हम लोग इसको पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की और इसको डेवलप करने की लोकली। तो वहाँ से मतलब हमारी जर्नी 2019 के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट हुई थी R&D। ज़बरदस्त। फिर क्या, जब आप लोगों ने पहले तो प्लान किया होगा, फिर रिसर्च आपस में फ्रेंड्स में बात हुई होगी कि हम ये बनाते हैं, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट या पैसों की ज़रूरत हुई होगी, तो क्या किया? हाउ डिड यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट? ख्वाब तो बड़ी आसानी से हम देख लेते हैं लेटे लेटे, फिर उठ के काम जब करते हैं तब होता है यार ये तो इट्स नॉट ईजी। या हमने इनिशियली सोचा था कि हम 3 महीने 4 महीने में बना लेंगे एक्चुअली। अच्छा, आप लोग बिल्कुल ऑन योर ओन करना चाह रहे Yes. थे ये? ओके। और कोई इन्वेस्टमेंट भी हमें इस तरह की नहीं मिली डेफिनेटली। सो बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी का अभी कोई चल ख्वाबों रहा पे है। इन्वेस्ट भी नहीं करता, वो कहते हैं कि पहले पढ़ लो, अपनी नौकरी करो, फिर वहाँ से पैसे कमाना। एंड यू वर स्टडीइंग एट दैट टाइम। यस एग्जैक्टली। तो बेसिकली मैंने अपनी जो दूसरी सोर्सेज ऑफ इनकम थी, जो सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप की थी, मैंने उन और क्या कहते हैं वहाँ से पैसे निकाल के उन जगहों से अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तरह से मैंने इन्वेस्ट किया अपना टाइम और पैसा। ठीक है। और अपनी एक टीम जो थी, जो मेरे सॉफ्टवेयर हाउस की थी और जो दोस्त थे, उनके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया। और ये प्रोजेक्ट जितना हमने सोचा है शुरू में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उससे ज़्यादा कई चीज़ें जो है ना कॉम्प्लिकेशंस निकल के आई, लंबा था, इसकी एजुकेशन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि ब्रेल एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है, इसके रूल एंड रेगुलेशन Who was कन्वर्जन। helping you? क्योंकि ब्रेल तो आपको खुद भी लिखना नहीं आती होगी, कोई भी सेंस नहीं था। हमने कुछ ब्लाइंड लोगों को अपनी जर्नी के अंदर साथ लिया, जिसके अंदर सही से है। इमरान शेख साहब थे, उस वक्त वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के वाइस प्रेसिडेंट थे सिंध ठीक के, है। जिसमें शाहिद मेमन साहब पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के मौजूद थे, एक शकील साहब थे। ये ब्लाइंड लोगों को हमने अपने साथ लिया और इसके अंदर वो हमारी ब्रेल जो है ना चेक और टेस्ट कर रहे थे। और इसके अंदर ना सिर्फ जब हमने शुरू में जब काम किया तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें पहले चेक करना था कि सही कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। अब मसला ये था कि ब्लाइंड बंदा कैसे उस वक्त देखे उसके अंदर। तो फिर हमने एक और क्या चीज़ सॉफ्टवेयर में डेवलप की कि हमने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि उसको कोई ब्लाइंड पर्सन भी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट चला सकता है। सॉफ्टवेयर इज़ एक्चुअली एक्सेसिबल बाय इटसेल्फ। ये एक बहुत बड़ी उस वक्त अचीवमेंट थी। फिर उसमें हमने रॉन्ग वर्ड इंडिकेटर डाला, करेक्ट वर्ड सजेशन का एल्गोरिथम बना के डाला। इस तरह के हमने कई फीचर्स ऐसे डेवलप किए कि ब्लाइंड पर्सन इसके अंदर टाइप भी कर सके, बुक बना भी सके, कन्वर्ट भी कर सके। तो वो मतलब कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स हमने फर्स्ट टाइम डेवलप किए, जो हमें तकरीबन उस वक्त फर्स्ट में 1.5 साल के करीब तकरीबन हमें लग गए थे इसके ऊपर काम करते करते। पहली सक्सेस तक, मतलब इसके एक शेप आने में, सॉफ्टवेयर के यूजेबल बनाने में इसको। और फिर उसके बाद लेकिन हम जब कोरोना आ गया, जब हम लोग तैयार हुए तब कोरोना बहुत सालों के साथ हुआ, जब बिल्कुल रेडी थे तो कोरोना आ गया। हाँ, कोरोना आ गया। तो वहाँ पे ही टाइम था या तो हम छोड़ दें या हम कर लें। लेकिन उस टाइम पे मुझे बल्कि एक और वो चीज़ दिमाग में आई कि सर्विस बेस्ड कंपनी में मुझे ऐसा लगा कि ग्रोथ है लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ट्रू। तो मेरे पास कंपनी में 5-6 उस वक्त प्रोजेक्ट्स थे, तो मैंने उस वक्त सोचा कि किसको करें। फाइनेंशियल्स कहीं और से थे, दिल कहीं और था। तो मैंने कहा जहाँ दिल होना चाहिए ना, इंसान का दिमाग भी वही होना चाहिए। इसको आप बता दें, प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मतलब सुनने वाले अचानक से लग रहे होंगे कि कहाँ ले गया, दिल कहीं और था। तो मैंने कहा कोरोना आ गया, ब्रेक लेते हैं। तो मुझे बताओ कि दिल कहाँ था, बोलते हो रूफ पे? यस। तो फिर हमने सर्विस बेस को ख़त्म करके अपना प्रोडक्ट बेस पे किया। बोलते रूफ के ऊपर कम्प्लीटली स्टार्ट किया। और उसके ऊपर हमने और डेवलपमेंट की प्रोडक्ट के अंदर, और अपने जो है ना फीचर्स और मार्केट के अंदर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर हमें एक और प्रॉब्लम का पता चला जब हम लोग काम कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि जो कन्वेंशनल ब्रेल डॉक्यूमेंट्स थे, अब इसमें जो ब्लाइंड बच्चे के माँ बाप हैं, तो मगर इस तरह थोड़ा सा सीधा करके दिखाओ, क्या ऐसे यूं करके आप देख सकते हैं? आप पकड़ो बेटा, दिख रहा है ना? हाँ। अब ये जो है ब्रेल ये तुम लोगों की प्रिंट ऐसे निकल के आता है। जी बिल्कुल। अब क्या कह रहे हो बताओ? इस ब्रेल तो को दिखा लेकिन दिया। जो माँ बाप हैं ब्लाइंड बच्चे के, और ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो पढ़ नहीं सकते। तो उसकी वजह से इन बच्चों को पढ़ाना एक बहुत मुश्किल काम था। और यूनाइटेड नेशन का गोल भी है कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन करें। तो उसके अंदर एक ये बहुत बड़ा इनएक्सेसिबिलिटी है एक्चुअली, कि बच्चों को कैसे इंक्लूड किया जाए और पढ़ाया जाए। तो हमारे फिर दिमाग में जब हमें इस प्रॉब्लम को पता चला, और ख़ासतौर पे बैंकों की तरफ से भी आया, क्योंकि कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट थी और वहाँ पे उनका अमला नहीं पढ़ पा रहा था इस डॉक्यूमेंट को। तो हम फिर इंक्लूसिव ब्रेल डॉक्यूमेंट्स एंड इंक्लूसिव बुक्स के कॉन्सेप्ट के साथ है कि क्यों ना ऐसी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हो जो ना सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड पढ़ सकें बल्कि साइटेड लोग भी पढ़ सकें। तो इंक्लूजन ये है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। अब ये जो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ये हम दिखा सकते हैं
ये कौमी तराना है और ये ऊपर पाकिस्तान ज़मीन शाद बात लिखा है और ये पूरा ब्रेल का है। अब इसमें जो लिखा है ज़बरदस्त। दोनों में सेम चीज़ लिखी है। अब आप इसमें नहीं पढ़ सकती क्या लिखा है, लेकिन आप उसमें पढ़ सकती हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। फिर हमने ये तो आपने कमाल किया, क्योंकि वाकई सही बात है, ये देख के तो आई एम ब्लाइंड टू दिस, राइट? Yes, exactly. और ये दो लोग, वेरी नाइस। फिर हमने इन सेम हमने पता कि तो कुरान पाक भी सेम कॉन्सेप्ट पे नहीं था, तो हम लोगों ने इंक्लूसिव ब्रेल कुरान पाक का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये देखिए, ये देखें, ज़बरदस्त। आपने पूरा कुरान हम लोग इस पे बना बना रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। वेरी काफ़ी हद तक नाइस, हम डेवलप हो चुका है, एक्सेलेंट। टेस्टिंग चल रही है उसकी। ये तो आपका इतना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा, yes. बल्कि ज़िंदगी आपकी, वो कहते हैं ना, आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। आज मैंने सुबह सुबह शो शुरू करते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं ना मेरा पर्पस लाइफ का क्या है, तो मैं यही बात करी थी कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने अगर कोई गॉड गिफ्टेड सलाहियत दी ना, उसको बस खैर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड योर पर्पस। यू आर गुड एट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटिंग, तो आप अब इसको भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। फिर हमें Can I नूरानी see कायदे this? एक और चीज़, हमने पहले नूरानी कायदे के ऊपर भी हमला काम स्टार्ट किया। अच्छा, नूरानी कायदा, ये छोटे बच्चों जब कुरान पढ़ना जी, शुरू करते कुरान हैं। पाक से पहले भी किया। फिर हमें ये पता चला कि भाई कुरान पाक से पहले नूरानी कायदा आता है उसको, क्योंकि कुरान पाक तो फिर लोग याद कर रहे हैं, तो नाबीना जी, बहुत जी। लोग आपको हाफिज मिलेंगे, जी जी, लेकिन उनका स्टार्ट करना कई दफ़ा बहुत मुश्किल होता है, ये लोगों को नहीं पता होता। तो नूरानी कायदे का हमें पता चला कि उसकी बहुत ज़रूरत है। फिर इससे दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होगा इंशाल्लाह नूरानी कायदा से, कि वो नाबीना बच्चा सिर्फ पढ़ नहीं सकेगा, वो बल्कि साइटेड बच्चे को पढ़ा भी सकेगा। क्योंकि इसमें दोनों तरह Yes, लिखा है। तो उसकी जॉब भी बेसिकली पॉसिबल हो सकेगी, वंडरफुल, अर्निंग भी उसकी पॉसिबल होगी। एक तरफ वो लर्निंग कर रहे हैं, देन वो अर्निंग करेगा इससे। वाओ, उर्दू ब्रेल ज़बान में, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने क्या बनाया है? ये हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स बने जो ना सिर्फ ये भी मैं अगर दिखाना चाहूँ तो यस, ये हम देख सकते हैं इसको भी। और ये डिपॉजिट स्लिप है। यस, एग्जैक्टली। इस तरह हम लोग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब देखें, ब्लाइंड पर्सन का भी राइट है कि जब वो बैंक में अकाउंट खोल रहा है या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है, तो उसमें क्या लिखा है, उसका राइट है कि वो पढ़ सके। बिल्कुल। तो इस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन और डेवलप करके हम लोग बैंकिंग सेक्टर को दे रहे हैं। इसमें कई बैंक्स हमारे हम लोग बन चुके हैं, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, JS बैंक, सुनहरी बैंक, अब हम लोग बैंक अभी भी हमारा क्लाइंट है, और भी कुछ बैंक्स हैं। तो ये हमारी क्लाइंट लिस्ट में आ गए और इनको हम कंप्लाई करके एक्सेसिबल दे बना। बाय फ्रॉम यू, राइट? जी, दे बाय फ्रॉम यू। यस, दे बाय फ्रॉम अस। तो हम इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रहे हैं, बल्कि अब हम लोग ऐप्स भी इनको ऐसी एक्सेसिबल करके दे रहे हैं कि ये अपनी मोबाइल ऐप्स और वेब ऐप्स भी ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल करके दे सकें। तो अच्छा, यस, वाओ। तो वो बैंकिंग जो है ना, डॉक्यूमेंट कन्वेंशनल भी, इस्लामिक बैंकिंग जो डॉक्यूमेंट्स पे, और जो मोबाइल और बैंकिंग ऐप्स हैं वो भी कंप्लीट यूज़ कर सकें, ताकि वो हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो एक्चुअली जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसकी ट्रू एसेंस तक जा सकें। ज़बरदस्त। मैं वो बुक्स देख सकती हूँ, यस, उमर? एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने जब हमारी ना बेसिकली कमेटी बनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके मैं इसको अंदर दिखाती भी हूँ और आप बताते जाइए। बेसिकली हम लोग इसकी कमेटी बनी गवर्नमेंट की तरफ से। यस, तो उसके अंदर हमें ब्लाइंड लोगों, बच्चों ने, ब्लाइंड बच्ची थी एक और ब्लाइंड टीचर थे, उन्होंने बताया कि हमारे ब्लाइंड पर्सन को एक 40 साल की उम्र में जाके पता चला कि कुत्ते की 4 टांगे होती हैं। Really? यस, एंड दैट वाज नॉट इवन इंफॉर्मेशन फॉर अस। तो हमने कभी सोचा नहीं कि ये चीज़ की ये इंफॉर्मेशन हो information भी हो सकती सकती है। है, सही हमने कभी बात अल्लाह का है। शुक्र अदा ही नहीं किया कि ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन सही बात है है। कि उस वक्त फिर हमें पता चला कि ये मछली कैसे होती है, इनको कैसे पता, दरख्त कैसे होते हैं, शेप्स कैसी हैं। तो वहाँ से फिर हमने टेक्टाइल ग्राफिक्स और साइंस, हमें उन्होंने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई बुक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, मैथ्स की एक बुक अवेलेबल नहीं है। तो ये बच्चे उर्दू आर्ट्स की चंद बुक्स पे डिपेंडेंट किए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान में। वंडरफुल। अब जैसे ये है बुक, अगर मैं किसी ब्लाइंड बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होगा कि लार्जेस्ट ऑन लैंड लिखा है, तो वो बच्चा ऐसे ही पढ़ेगा। वंडरफुल, दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिक आइडिया। यस, एग्जैक्टली। हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने मैथमेटिक्स की फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में बुक जो है ना, मैं ये किताब भी दिखाना चाहूँगी। अच्छा, मैथ की फर्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में बनी है, बिल्कुल रिसेंट हमने डेवलप की है ये। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये इससे पहले मैथ की ब्रेल की बुक नहीं थी? यहाँ पाकिस्तान में नहीं थी। इंटरनेशनल कुछ कंपनीज ने बनाई है, लेकिन वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने प्लास्टिक की शीट के ऊपर डेवलप की है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पेपर्स के ऊपर जो टेक्टाइल ग्राफिक्स करके बनाया है, वो
पाकिस्तान में हम लोगों ने पहली दफ़ा किया। और अब आपकी बुक्स इस्तेमाल हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दी है ठीक है। और फीडबैक लेना स्टार्ट कर दिया और गवर्नमेंट के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, डिस्कशन चल रही है कि हम इसको पूरे पाकिस्तान में रोल आउट कर सकें, ताकि पाकिस्तान के अंदर 2.5 मिलियन का नंबर आता है, यूरोप के कई कंट्रीज इतने नहीं हैं बड़े, तो वो ब्लाइंड लोगों को और क्या कहते हैं जो बच्चे हैं उनको स्कूल में मिल सकें। हमने अभी तक जितना भी फीडबैक लिया है ब्लाइंड लोग बहुत खुश हैं, मतलब उनके लिए बिल्कुल एक ऐसी, कई ने तो ये बोला कि हम ज़िंदगी में चाह रहे थे कि हमें कुछ मिले, हमारी पूरी लाइफ में हमें कभी ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी जिससे हम ये पढ़ सकें साइन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, लेफ्ट साइन, राइट साइन, मैथमेटिक्स के शेप्स जो होते हैं, ग्राफिक्स जो होते हैं, अपना मैप्स होते हैं, वो किस तरीके से डिज़ाइन किए हैं। तो मतलब ये है कि अब हम लोग इसका फीडबैक और लिए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम लोगों के स्टार्टअप में एक अच्छी बात ये कि हम लोग को यूनिसेफ की तरफ से लास्ट डे इसके ऊपर अवार्ड मिला था। ओह वाह। Yes. अच्छा, ये यूनिसेफ तक कैसे पहुंचे? क्या कोई एंट्री थी, किसी ने स्पॉट किया कि आप लोग ये काम कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग एक प्रोग्राम था, वहाँ पे अपने आइडियाज़ लेके जाना थे। वो प्रोग्राम क्या था? वो आई थिंक स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन का ठीक है। जेएनयू का एक प्रोग्राम था, तो उसके अंदर हम लोग जब इंक्लूसिव के ऊपर काम कर रहे थे तो हम दूसरा प्रोडक्ट जो टेक्सटाइल ग्राफिक्स का हमारा ब्रेल डिज़ाइनर के नाम से हमने वो वहाँ पे बताया। तो प्रोग्राम हुआ, हम लोग सक्सेसफुल हुए उसमें, फिर नेक्स्ट स्टेज नेशनल लेवल पे जीते हम, फिर इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल कंपटीशन तक हम लोग लेवल तक गए हम लोग, तो हम लोगों को वहाँ भी काफ़ी सक्सेस मिली। फिर यूनिसेफ की टीम हमारे ऊपर फिल्म बनाने के लिए आई थी, तो उन्होंने पूरी हमारी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की हमारे आइडिया के ऊपर, काम के ऊपर, बच्चों के ऊपर। Wonderful. और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे स्टार्टअप में पहले ऐसा स्टार्टअप है जिसकी लॉन्चिंग खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की। उस बारे में आरिफ हम अलवी? यस, अच्छा, अभी की बात है ना? 21 यस, सही, 2021 सही, गवर्नर हाउस ज़बरदस्त। कराची में हुई थी, तो उसका गवर्नर स्टेट एंड ही बैंक लॉन्च्ड योर प्रोजेक्ट। Yes. माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। अलहमदिल्ला ये कि हमें फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बुलाया था लॉन्च करने के लिए। जर्मनी अभी हमें इनवाइट किया गया था इसके ऊपर एज गेस्ट गए ऑफ आप ऑनर। लोग जर्मनी? यस, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर? यस, ओह वाह। स्पेशल ओलंपिक्स बर्लिन में। और ये क्या इवेंट था? स्पेशल ओलंपिक्स स्पेशल ओलंपिक्स के लिए गए आप? यस। ओके, ऑसम ऑसम। वैसे एक बात है ना, जब हम अपने काम करते रहते हैं, बिलियनर होते रहते हैं, लेकिन जैसे हम किसी और के लिए बेलॉस होकर काम करते हैं, अल्लाह ताला कितनी इज्जत देता है ना? सही बात है। और हमें कितनी कंटेंट हम फील करते हैं अंदर से। तो ब्रिलियंट। मुझे बताओ कि आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये कि मतलब हमारी अब जो है ना कुछ गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे डील चल रही है कि हम किस तरीके से हाई एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के साथ मिलकर मैं वो किताब भी देख सकती हूँ, एक जो रह गई है वहाँ पर? यस श्योर। ये उर्दू ये क्या है? टेक्सटाइल उर्दू के अंदर है। ये उर्दू की है? अच्छा ठीक है। इसका नाम है जानवरों की जामे उर्दू ब्रेल। अच्छा, ये आपने बेसिक एलिमेंट्री स्कूल के लिए बिल्कुल बेसिक एजुकेशन है? ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल, एक्सेलेंट, गुड जॉब जी। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान ये है कि हम लोग इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर इन एलिमेंट्री से लेके जो इंटर तक की बुक्स हैं वो बोर्ड को पूरी बना कर दें, हम डिज़ाइन कर दें। करिकुलम ब्लेंड होगा पहली दफ़ा पाकिस्तान में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स इनके लिहाज से, ऐसे नहीं कि खाली आपने सिर्फ जब पढ़ी हैं या तो वो दे दी, जो इनके लिहाज से इनको चाहिए एक्सेसिबल, वो बनाकर पूरे पाकिस्तान ये है असल पॉइंट। वही जो आपने कहा ना कि जो बिक रही हैं वही है, उन्हीं को ट्रांसलेट कर दें इनके लिहाज से, क्योंकि इनकी नीड्स डिफरेंट हैं, इनकी जो आगे करियर चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि एज अ ब्लाइंड पर्सन किस तरह वो माशरे में एक किरदार अदा कर सकता है इकोनॉमिकली? अच्छा, इसमें जो हमने इसके लोगों के साथ काम किया तो हमें पता चला कि they are not actually disabled, they are differently abled, and in some fields they are more efficient and more better than us. Because they can hear better, yes. they can sense better. आपने अगर किसी ब्लाइंड को व्हाट्सएप पे देखेंगे ना तो वो 2 की वॉइस पे सुन रहा होता है, और हम कई दफ़ा 2 की वॉइस पे नहीं सुन सकते क्योंकि हम अपनी आंखों को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो बाकी सेंसेस हमारे वीक हो जाते हैं उस लिहाज से। यस। अब ब्लाइंड अगर आप देखें, इस वक्त कई बैंक्स ने जो है ना इनको हायर किया हुआ है अपने कस्टमर कॉल सेंटर के अंदर, जैसे स्टैंड चार्टर्ड बैंक हो गया, अपना फैसल बैंक हो गया, कई बैंक इनको अब हायर कर रहे हैं। तो ये कस्टमर कॉल सेंटर के अंदर इनको कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दे के ऐसे ट्रेन किया जा सकता है कि ये बहुत अच्छे से अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है। दूसरा देखिए, इस वक्त दुनिया फ्रीलांसिंग पे ट्रांसफ़र हो गई है, सब कुछ कंप्यूटर पे आ रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जॉब एक ऐसी जॉब है कि जो वो मुझसे और आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और देखें, अगर वो $1000 भी इस पर इनकम करते हैं ना, तो इससे तकरीबन 3.5 लाख रुपए बनते हैं, जो कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की एक्चुअली नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सही बात है, एक आम बैंकर की नहीं है। हाँ। आम बैंकर की डेफिनेटली नहीं है।
फिर मैं इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम है। देखिए डिज़ाइनिंग के अलावा तकरीबन ये लोग हर काम कर सकते हैं। अभी मुझे बताया था मिज़ान बैंक से मेरी मीटिंग थी, तो उन्होंने बताया कि एक ब्रांड को उन्होंने मेरिट पे रिस्क एनालिस्ट बना दिया अपने पे। ओह वाह, मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि आप रिस्क एनालिस्ट अगर एक ब्रांड बन सकते हैं, दूसरा भी और भी बन सकते हैं। आपने देखा खान साहब, इमरान खान साहब ने जब जो है ना स्पीच दी थी, उसके बाद साइमा सलीम आई थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में स्पीच दी थी, तो वो ब्लाइंड थी अगर आपको याद हो। और अगर आपको साइमा सलीम की स्टोरी पता हो तो ये बेसिकली कहा जाता है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट थी और इन्होंने पूरी पाकिस्तान की लड़कियों में टॉप किया था CSS में, और इनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जा रहा था उस टाइम पे। तो ऊपर से फिर डिजिटल फर्स्ट टाइम जो है ना CSS के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, उनको अलाउ किया गया, उन्होंने एग्ज़ाम दिए। तो अगर खुदा ना खास्ता उनका एक्सेस ना होता तो कितना बड़ा एसेट था जो पाकिस्तान का रह जाता। फिर माशा इनके भाई हैं यूसुफ सलीम, वो इस वक्त जज हैं, CSS किए हुए हैं, और एक अदील राजा है यहाँ पे, वो हमारी टीम में भी थे, उन्होंने मास्टर किया कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, और कई लोग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आ रहे हैं। देखिए और वो आप म्यूजिशियन बन सकते हैं Musician और आप बिल्कुल हैं। डिफरेंट मतलब फिल्म के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हैं, बस वो नहीं कर सकते ना जो आंखों का इस्तेमाल है, बाकी तो सारे सेंसेस चल रहे हैं। बस हमें इनको ना एक्सेप्ट करना होगा सोसाइटी के अंदर, इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना। पता है वो मुझे बता रहे थे कि हम जब कई दफ़ा फॉर्म्स लेने के लिए यूनिवर्सिटी के पास गए ना, उन्होंने फॉर्म्स भी नहीं दिए एडमिशन का, क्योंकि आप लोग ब्लाइंड हैं। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जैसे मोतसिब बैंकिंग के नाम से अदारा स्टेट जो बैंकों को रेगुलेट करता है, मेरे ख्याल से हर इदारे का एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए जो रेगुलेट करे और चेक एंड बैलेंस करे और अदालत का काम करे कि वहाँ पे लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ताकि लोग वहाँ कंप्लेन कर सकें। सही बात है। अब उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि अगर उनको कोई फॉर्म यूनिवर्सिटी नहीं दे रही तो कहीं कंप्लेन नहीं कहीं दर्ज करा कंप्लेन नहीं कर सकते। सकते। हाँ। यूनिवर्सिटी के जाने के बाद उनके साथ बहुत बुरे सलूक हुए, कई टीचर्स ने बहुत बुरे सलूक किए, उनकी जो स्टोरीज हैं, तो वो कहाँ कंप्लेन करें, कहीं पे उनके पास कंप्लेन करने के लिए। देखिए जब तक ये ब्लॉक्स हम हटाएंगे नहीं, जो हर्डल्स हैं उनकी हटाएंगे नहीं, वो कैसे मुआशरे में आएंगे। That is so true. नहीं है। How old are you? 28 का हूँ। हाँ, मुझे लग रहा था 20s में ही होगा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह यू डूइंग वंडरफुल वर्क। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम ना हमें ऐसा लगता है भी जो 20 से 30 साल की ज़िंदगी सिर्फ मस्ती करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो ये कि आप जितना जल्दी अपना पर्पस पालें उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। नहीं एक्चुअली मुझे ये बताइए टुवर्ड्स द एंड अब मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज है जो आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो ब्लाइंड नहीं हैं। इसके लिए मुझे ना एक बात याद आती है, या फिर बुखारी साहब से मैंने सुनी थी, वो सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर से पंजाब के, उन्होंने एक जुमला कहा था जो मुझे बहुत क्लिक किया उस वक्त। उन्होंने कहा था ये हमारी गलत फहमी है कि इम्तिहान इनका है। True. इम्तिहान इनका नहीं, आजमाइश इनकी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आजमाइश कहा है कि वो है जो तुम्हें मैंने दी है, जो नेमत दी है। तो एक्चुअली इम्तिहान उनका है जिनके पास नेमतें हैं। मेरे पास अगर आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, तो उनका कान हक हैं, अदा करना है ना। उनका हक अदा मुझे करना है, उनका हिसाब किताब मैंने देना है, सही बात है। उन्होंने नहीं देना। हम गलती से समझ बैठते हैं कि आजमाइश उनकी है। हाँ। तो हम अगर ये यहाँ मैक्सिमम सोचते हैं कि वालिदैन किया, हमने इस तरह लेबल करते हैं ना, किसी को बच्चा डिसेबल्ड या कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा हो तो हम कहते हैं पता नहीं कि उन्होंने क्या गुनाह किए होंगे पेरेंट्स ने। तो हमारी सोच इतनी छोटी सी है, बिल्कुल बारीक सी। इसमें मैं आपको ना रसूलुल्लाह की एक हदीस बस बताना चाहूँगा, ख़त्म करते हैं, आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस का मफहूम है कि एक नाबीना सहाबी है और उन्होंने ना नमाज की इजाज़त मांगी घर पे पढ़ने की। तो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त जो है ना उनको इजाज़त दे दी कि आप घर में पढ़ लें। क्या हुआ, फ़ौरन थोड़ी देर बाद उन्होंने एक सहाबी को भेजा और उनको बोला वापस बुला के लो। जब वो वापस आए तो उन्होंने सवाल पूछा कि आप अजान की आवाज़ सुनते हैं? हाँ। सुन सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं सुन सकता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा आप मस्जिद में आके नमाज पढ़ा करें। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, जब मैं बचपन में था, मैं क्योंकि अपना टाइम मेरा मदरसे में गुजरा, हिफ्ज़ किया है मैंने, तो वहाँ मैं हदीस वगैरह पढ़ता था उस टाइम। तो मुझे ना उस वक्त ये बात समझ नहीं आई थी, और मैं अब क्योंकि मुसलमान थे तो इसलिए हुक्म के आगे कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझे थोड़ी सी बात तक क्लिक की कि अल्लाह के रसूल इतने नरम तबीयत के थे, अल्लाह ताला इतना रहम करम करता है, वो ऐसे कैसे एक नाबीना शख्स उसके लिए इतना, मतलब वो मस्जिद घर से निकल गया। अब यहाँ तो आपको पता है गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं, तो हमारे क्लास में गेम है कि वो बेचारा कहीं गटर में ना गिर जाए, हाँ गटर में ना गिर जाए, खड्डे तो साफ सुथरी। बिल्कुल। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने क्या मतलब इस तरह का दिया, क्या है इसके पीछे होगी, समझ नहीं आता मुझे। हाँ मतलब ये कोई टीनेजर लाइफ से मैं सवाल ना मेरे माइंड में था क्लिक किया हुआ।
तो अल्लाह का करना ऐसा, कुछ सालों पहले जब मैं इन लोगों से इस तरह मेरी इंटरेक्शन Interact इस तरह करने काम लगे, हुआ, तो उसके अंदर अगर आपने इस वक्त दुनिया में सुना, एक बड़ा बज़वर्ड चल रहा है सोशल इंक्लूजन। जी जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ, बहुत तो सोशल इंक्लूजन वो क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि आप जब तक इनको एजुकेशन में कंबाइन नहीं करेंगे ये पढ़ नहीं सकेंगे। जब ये वहाँ पढ़ नहीं सकेंगे तो ये पीछे लोगों रह के साथ जाएंगे। मिल नहीं सकेंगे, उनसे बातचीत नहीं कर सकेंगे, उनसे दोस्ती नहीं कर सकेंगे, सोशल सर्कल नहीं क्रिएट कर सकेंगे। जब तक ये सर्कल क्रिएट नहीं करेंगे, इनकी ग्रूमिंग नहीं होगी पर्सनली, और जब तक ये ग्रूमिंग नहीं करेंगे, ये कैसे जॉब कर सकेंगे किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ इंक्लूड नहीं हो सकते, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो तो सकती फिर है। आपको समझ आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंक्लूड किया। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जब वो घर से निकल के मस्जिद में आएगा तो मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे मुसलमान आके मिल वरना बैठते तो हैं। आइसोलेट हो जाते हो। ना तो आइसोलेट हो जाते, तो वहाँ जब वो आएगा तो सलाम करेगा, बातचीत करेगा, कोई उससे उसका हाल पूछेगा, वो अपना हाल चार बातें बताएगा। वो सिखाएगा, चार बातें सीखेगा। सही बात है। बिल्कुल। और एक और चीज जो मैंने इस सेक्टर के अंदर नोट की कि जब हम डिसेबल बच्चों को डिफरेंट, इवन के इनके डिसेबल स्कूल में सिर्फ कर देते हैं, वहाँ सारे डिसेबल होते हैं, वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ना। वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। उनको जो हमारे पास एक बच्चा साइटेड है, जितनी नॉलेज होती है, जितनी स्किल्स होती हैं, जितना एक्सपोजर मिलता है, वो उस बच्चे को नहीं मिल पाता। आप नोट करें, वो ब्लाइंड लोग जो साइटेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं या उनके साथ इंक्लूड हुए हैं किसी ना किसी तरह किसी ग्रुप के अंदर, उनका मेंटेलिटी लेवल, और वो ब्लाइंड लोग अब आज भी पाकिस्तान में गांव देहात में खासतौर पर वो एक घर के कोने में इनको बंद करके रख देते हैं। आप उनसे मिले, उनका मेंटेलिटी लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दोनों के सेम है। ब्लाइंड लोग कहीं ऐसे मिलेंगे कि वो आपको सिखा जाएंगे, ऐसे काबिल लोग भी हैं माशाल्लाह। सही बात है। ठीक है, क्योंकि देखो उनकी काबिलियत पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट दैट के बिना ही नहीं है। इंटेलेक्ट, विजडम, वो तो दिमाग में है ना। बिल्कुल। और अगर आपने हम अगर पढ़ते हैं इस्लाम की तारीख, तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर का वाक़या एक बड़ा मशहूर है कि हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने तो वो फजर की नमाज के बाद चले जाते थे। तो हज़रत उमर ने एक दफ़ा चेक किया कहाँ चले जाते हैं, तो अगर आपने वो पढ़ा तो उसमें पता लगता है कि वो एक औरत जो साइटेड नहीं थी, जो नाबीना थी, उसका काम करते उसके थे। घर जाते थे, उनका खाना उसके क्या कहते हैं, वो आटा गूंदते, खाना बनाते, सफाई करते, सब कुछ करते। तो उमर फारूक देख के बड़ा हैरान, बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी है हज़रत अबू बकर ने अपने बाद वाले खलीफा के लिए, इतना बड़ा लोड। तो जब वो खलीफा बने तो उन्होंने कोशिश की, मैं सेम जो है ना कोशिश करता हूँ काम करने की, तो वो उसी तरह बिल्कुल सेम उन्होंने रोड मैप फॉलो किया, उस जो थी औरत उनको जाके सर्व किया सारा। तो उन्होंने लेकिन फिर भी ना इनसे सवाल पूछा, बेटा माशाल्लाह काम तो तुमने सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वो अबू बकर को क्या हुआ। तो हज़रत उमर ना उन्होंने बड़े हैरान कि हुए, मैं कहाँ पीछे रह गया हूँ, मैं कहाँ पीछे रह गया, कि इनको अबू बकर की कमी महसूस हुई, पता नहीं लगा। तो उनसे रहा नहीं गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछ लिया कि आपको ये कैसे बात पता लगी। तो बेटा तुमने आटा गूंदा, तुमने रोटी बनाई, तुमने खाना बनाया, तुमने सफाई की, तुमने सब कुछ किया, तुमने खाना मुझे आगे ला के दिया, लेकिन वो जो अबू बकर था ना, वो मुझे नवाला भी बना के मेरे मुंह में डाल दिया। तो वो इस्लाम की तो टीचिंग्स इस लेवल की हैं, और ये वक्त का हुक्मरान बादशाह जो है ना, वो अपने हाथों से ये काम कर रहा और है। हमने जो जान करके थोड़े से भी डिफरेंट हो कोई तो हमने उसको अलग कर दिया है, और यही वजह है कि हमारे बच्चों के अंदर एम्पैथी नहीं है, क्योंकि हम में ही नहीं है। तो जब आप इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी एलियन समझेंगे। तो इस पर मुझे एक बात जहन में आ रही है कि मेरे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे एक मतलब दिस सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनकी क्लास में होते हैं। तो 2 साल पहले जब मेरे बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया तो शुरू में मुझे लग रहा था कि कैसे बच्चे मिंगल करेंगे, कि कोई डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा भी है, कोई माजूर बच्चा है, कोई स्लो लर्नर है। लेकिन मैंने अपने बच्चों में फ़र्क देखा कि अब वो उनको अब किसी भी बच्चे को हैरत से नहीं देखते, बिकॉज उनकी क्लास में भी ऐसे बच्चे पढ़े हैं और वो बच्चे भी स्मार्टर हैं देन अदर किड्स, क्योंकि वो जो वो स्पेशल नीड्स के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं तो सब एक लेवल पे आ गए। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि दैट वाज अ वंडरफुल डिसीजन आई टुक फॉर माय चिल्ड्रन, कि इनको अब दे डोंट थिंक कि ये डिफरेंट है, उनको अब नॉर्मल सा लगता है। उनसे जैसे कहते हैं वो इतना क्यूट है या वो इतनी फ़नी बातें करता है। और मैं कभी स्कूल पिक करने जाती हूँ तो मुझे होता है यार ये कैसे बच्चे मिंगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी सी एज में अगर ये तरबियत में शामिल हो जाए ना बात, तो आप को कोई भी डिफरेंट नहीं लगता। थैंक यू सो मच उमर फॉर अ लवली कॉन्वर्सेशन वी हैड, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट, और यूनिसेफ का तो अवार्ड और ये सब कुछ तो यकीनन एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो आपने आप खैर कर रहे हो ना उसका अजर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर और बहुत बड़ा देगा। जब हम सब जन्नत में ऐसे ही बैठे होंगे तो हम याद करेंगे आप एक दिन मेरे शो में आए थे। इंशाल्लाह। तो
हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारी कौन सी नेकी जो है वो हमारे लिए वो बन जाए टिकट टू हेवन। बिल्कुल। अब भाई आप लोगों ने जाना, मैंने सुबह सुबह यही लेक्चर दिया था कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानना है तो जिस भी चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं उसको आप खैर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऑटोमेटिकली ज़िंदगी का मकसद, पर्पज़ ऑफ लाइफ आराम से मिल जाएगा। ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप म्यूज़िक अच्छा बजा रहे हैं तो उसको खैर के लिए इस्तेमाल करें, लिखते अच्छा हैं खैर के लिए इस्तेमाल करें, बात अच्छी तरह करते हैं खैर के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ और सिर्फ खैर बन जाएँ फॉर एवरीबडी, क्योंकि शर बहुत है, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कहाँ और किधर वो भी आपको ब्रेक के बाद पता चलेगा। वेलकम बैक। अच्छा, मैं आपसे कही थी ना कि अभी आपको जो मैं ब्रेक के बाद मिलवाऊंगी, कब क्या कहाँ, मैंने आपको कुछ नहीं बताया था क्योंकि मेरे पास जो एक मेहमान है वो ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन का ख़जाना है जो कि मुझे ऐसा लगता था कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं होगी। बचपन से हम एक चीज़ बड़ी कसरत से हमें दस्तियाब है और हम खाते भी हैं, जो कि होता है शहद। खांसी हो रही है, शहद में जिंजर डाल के खा लो। वज़न कम करना है, सुबह सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के पी लो। वैसे भी अगर बटर, ठंडे ठंडे बटर पे अगर हम शहद ड्रिजल करके खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनता है। तो शहद हैज़ ऑलवेज़ बिन पार्ट ऑफ आवर ब्रेकफास्ट या खानों में, या फिर अगर शाम में कोई मीठा स्नैक है तो भी हमने शहद डाल के केक रस पे खा लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शहद पे कोई रिसर्च भी होती होगी, या मुझे तो लगता था बस शहद होता है, मक्खी के छत्ते से हासिल किया जाता है, बॉटल्स में भरा जाता है और बिक जाता है। ज़्यादा ये पता था जी जंगलात का शहद, छोटी बड़ी मक्खी का शहद, वो भी नहीं पता था कि छोटी और बड़ी मक्खी का भी कोई शहद होता है। तो मैक्सिमम दिमाग में आया कि साइजेस होते होंगे, छोटी सी मक्खी ने शहद अगर इकट्ठा किया है, बच्ची ने किया है तो छोटी मक्खी का शहद, बड़ी जो हो गई है मक्खी उसका बड़ी मक्खी का शहद। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपको भी मिलकर हैरानी होगी कि वो कई साल से रिसर्च कर रहे हैं शहद पे, और उनकी जो मालूमात है, मतलब ख़ुद एक मालूमात का चलता फिरता शहद के बारे का, शहद की मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया है। तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और आपको मिलवाती हूँ शेख इफ्तिखार अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइए कि आप भी बचपन में मेरी तरह सोचते थे कि छोटी मक्खी ने शहद लिया है तो मतलब बेबी वो जो है बी है उसका छोटी मक्खी का शहद होगा, बड़ी का बड़ी होगा, या आपको थोड़ी सी अकल बेहतर थी? एक्चुअल में मुझे ना कुछ अलग करने का शौक था बचपन से। ओके। तो एक दिन ऐसे ही फजर के टाइम मैं ना सूरह नाहल पढ़ रहा था तर्जमे के साथ। तो जैसे ही इस आयत पे आया ना कि अल्लाह पाक ने इस पे वही नाज़िल की, नबियों के बाद अगर वही किसी पे नाज़िल की गई तो वो शहद की मक्खी है। बिल्कुल। और अल्लाह पाक उसे ख़ुद फरमा रहे हैं, यानी कोई उसमें किसी किस्म का कोई और कम्युनिकेशन के लिए किसी और को यूज़ नहीं कर, कोई, हाँ बिल्कुल डायरेक्टली अल्लाह पाक ने उनको ऑर्डर किया है। तो उसके बाद अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम फूलों पे, फलों पे उन जगहों से रस को इकट्ठा करो और उन जगहों पे घर बनाओ। एक एक चीज़ में हिकमत है, किन फूलों से रस लेना है और किन जगहों पे घर बनाना है, इन सब चीज़ों में एक हिकमत है अल्लाह पाक की। और एंड पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इसी आयत के कि तुम गौर व फिक्र करके फ़ायदा हासिल करो। जब मैंने ये पढ़ा ना, गौर व फिक्र करके फ़ायदा हासिल करो, हम तो कहते हैं खा के फ़ायदा हासिल करो, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि गौर व फिक्र करके फ़ायदा हासिल करो। क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता था कि शिफा है शहद। ओहो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान में 2 शफ़ाएँ हैं, एक कुरान ख़ुद शफ़ा है और दूसरा जो अल्लाह पाक ने इसमें शहद का जिक्र किया वो शफ़ा है। यानी कुरान भी शफ़ा है और शहद भी शफ़ा है। सेकेंडली जब अल्लाह पाक ने ये फरमाया ना कि आप इसमें गौर व फिक्र करें, तो मुझे जुस्तजू हुई। वहाँ से आपका गौर व फिक्र का शौक? जी। मैंने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपना करियर स्टार्ट किया। बहुत छोटा था, ये कोई 8-9 क्लास की बात होगी। तो फिर अल्लाह का फजल होता गया, मैं जुस्तजू में लगा रहा। फिर मुझे पता चला, मैंने ख़ुद से सीखा, मैंने देखा कि ये इस फूलों पे भी बैठी है। फिर मैंने अपने इटसेल्फ सोचा कि जो ये इस फ्लावर पे बैठी है, यानी कि उस वक़्त नीम का सीज़न था, तो नीम पे जो कलेक्ट हो रहा है तो नीम की प्रॉपर्टीज़ तो इस रस में होंगी डेफिनेटली। फिर वो उस वक़्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस वक़्त इतना ये इंटरनेट तो होता ही नहीं, यानी बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ था। बिल्कुल। तो यानी कि उस वक्त इंट्रोड्यूस हो रहा था इंटरनेट।
लेट 90s? 1998 की बात है। जाने में नया नया आ रहा था। ये 1998 की बात है या 1997 की बात है। तो उस वक़्त ये इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं तहकीक में शुरू हो गया। तो अल्लाह पाक ने फिर देखा, फिर हर्ब्स को देखा, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स, फ्रूट्स के फ्लावर्स, और इस तरह कंटिन्यूसली मैं चलता रहा। जब मैंने देखा तो पाया कि जो अगर जिस तरह का वो नेक्टर कलेक्ट कर रही है ना, वो टोटली वो जो उसकी अफादियत है उस हनी में मौजूद होती है। इवन के जो हम अक कहते हैं, अक का भी शहद होता है, मैंगो का भी शहद होता है, वो असल में हमारे तक पहुंचता नहीं क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। और मक्खी एक तरह का लिक्विड इकट्ठा नहीं करती, ये कई तरह की चीज़ें इकट्ठी करती और उसको सबको मिला के शहद बनाते हैं। फिर ये देखिए, ये वैक्स का और मटेरियल है, सही, उसके लिए और चीज़ें वो कलेक्ट करती है, ठीक है। और रॉयल जेली के लिए वो और चीज़ें यूज़ करती है, उसमें पोलन यूज़ होते हैं। पोलन क्या होते हैं? वो एक नेक्टर होता है, यानी वो पानी की तरह होता है, यानी कि वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो पोलन होता है वो एक पाउडर फॉर्म में होता है। कई फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ वो देते हैं, पोलन देते हैं, और कई पोलन और नेक्टर दोनों रिलीज़ करते हैं। तो यानी कि अब इसके स्टिंग में भी शफा है, इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर को क्योर करने के ये लिए। मैंने भी पिछले कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि ये जो स्टिंग है वो आपके कैंसर को क्योर कर सकता है। यस यस, मक्खी एक्चुअल मैंने खुद जो ऑब्ज़र्व किया है कि अल्लाह पाक ने इसका वजूद जो है ना इंसानियत की बेहतरी और फलाह के लिए बनाया। इसमें हमारे लिए बहुत निशानियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनी जो है एक ऐसा अच्छा प्रिजर्वेटिव है, अगर आपको इसकी मिस्ट्री और इसकी केमिकल वैल्यूज़ समझ आ जाएँ। मुख्तलिफ़ हनीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। सारे हनी सेम नहीं होते। लोग बस ये कहते हैं ये शहद है, हाँ शहद है, वो इसकी एक नेम है उसका, मगर उसकी डेफिनेशन, उसकी डिटेलिंग की जाए तो हनी की 370 काइंड्स हैं। 370? Yes, और yes. मेरा ख्याल है हमें बस इसी तरह नजर आता है। डार्क कलर का होता है या लाइट होता है? नो, इसमें ये कमर्शियल मैंने ग्रीन कलर का हनी देखा है, Green? मैंने लाइट ब्लू सी शेड का हनी देखा है, पिंक सी शेड का हनी देखा है, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, बड़ी जैसे एक रेनबो नहीं होती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि इस ज़माने में जब आपने रिसर्च का आपको शौक़ हुआ तो इंटरनेट भी नहीं था और कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो ये जो पूरा सफ़र था, जस्तजू के पीछे कोई ना कोई साइंस की बैकिंग तो ज़रूरी होती है ना। तो आपका क्या, किस तरीके से आपने ये पूरा मैं जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हमारे पास एक गांव में रहते थे हम, तो वहाँ पे तो कोई ढंग के साइंस टीचर भी अवेलेबल नहीं थे, कोई ऐसा वोकेबलरी वाला बंदा भी अवेलेबल नहीं था कि जिससे हम कोई कोऑर्डिनेशन कर सकें। सही बात है। तो फिर मैंने जहाँ पे भी कुछ महसूस करता था ना रहनुमाई चाहिए, तो मैं कुरान से वो ना सारी गाइडेंस लेता था। और जब भी मैं वरीड होता था कि यार मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि ये क्या बनेगा, लाइक मैं ना एक मरतबा मैंने गार्लिक को हनी में प्रिजर्व करने की कोशिश की, ये 1999 की बात है। When you were very young? मैं उस वक्त बच्चा, बिल्कुल स्टूडेंट था, तो मैं उस वक्त मैंने कोशिश करी। ये तो प्रिजर्वेशन का दिमाग में आइडिया कैसे आया? ये एक्चुअल में जब वो पढ़ा ना कि गौर व फिक्र करना है, तो मैंने कहा यार ये हो सकता है कि हम गार्लिक को स्वीट भी कर दें, इसका टेस्ट भी चेंज कर दें, प्लस इसकी अफादियत भी बढ़ जाए, क्योंकि हनी में जो केमिकल्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ के हैं, और जो गार्लिक का है इट्सेल्फ मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसी लिहाज से मेरे खुद इट्सेल्फ मैंने सोचा मैंने वो स्टार्ट किया, तो ये आई थिंक मैंने इसको कंप्लीट किया 2015 में गार्लिक को। इसमें कोई सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए, हर बार कभी इसमें येस्ट आ जाती थी, कभी इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता। एटलीस्ट हनी इसमें पेनिट्रेट ही नहीं करता गार्लिक में। अच्छा, तो कोई वे चाहिए था कि जिससे हनी इसमें पेनिट्रेट। और ये वो हनी था जो आप बाजार से आम ले रहे थे? नो, इससे ये मैंने या खुद जाके कलेक्शन शुरू की थी। अच्छा, ये सब इंडिपेंडेंट चल रही है कहानी? yes. ओह वाह, फिर बताइए हुआ फिर प्रिजर्व कितने आज अर्से में तक मैंने हनी के बारे में किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया हूँ,
किसी भी टीचर से कोई भी ट्यूशन या किसी से कोई सब इन्फॉर्मेशन, गॉड गिफ्टेड सलाहियत। सब अल्लाह के फजल से मैंने 99% जो लर्न किया वो कुरान से किया। वाह। और मैंने ये देखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एंगल से देखें और कुरान को समझें। कुरान को कुरान के एंगल से देखेंगे तो कुरान की समझ आएगी। ज़बरदस्त। क्योंकि जो बड़ी कलाम होती है ना, उसके लिए बड़ा विजन चाहिए होता True, है। very तो जब आप डिपेंड ही अल्लाह पे करेंगे ना, तो अल्लाह आपकी आसानियाँ करेगा, अकल अकल और खोलेगा। फहम और फरासत में एक वुसअत पैदा कर देता है। दिस इज सो ट्रू। तो उसके बाद गार्लिक, जब गार्लिक वाली कहानी बताएं, फिर हुआ वो प्रिजर्व? गार्लिक 2015 की बात है, मैंने सक्सेसफुली उसे प्रिजर्व कर लिया। अब मैंने फिर उसके मेडिकल ट्रायल करना चाहे, मगर सिर्फ ये गार्लिक की बात है, उसके साथ साथ मैंने वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, छोटे छोटे मैंने जार बनाए और उनमें मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने उनको प्रिजर्व करना है। कोई तीसरे दिन ख़राब हो गया, कोई 15वें दिन ख़राब हो गया, कोई हनी के अंदर डूबने के बावजूद। जी, एक्चुअल में जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, वो बैक्टीरियल ग्रोथ, हनी इटसेल्फ बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है अगर उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट ऐड ना किया जाए। सही, लेकिन जो चीज़ आप अंदर डाल रहे हैं वो खुद उसमें मॉइस्चर तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इसके मॉइस्चर कंटेंट को हनी से रिप्लेस, क्योंकि मुख्तलिफ फ्रूट्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, उनकी मुख्तलिफ केमिकल वैल्यूज़ हैं, उनमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हनी पेनिट्रेट करता है, सबके सेम नहीं होते। तो फिर मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। सही। उसमें जैसे जैसे अल्लाह पाक अता करते गए, मैं उनको वैसे वैसे चेंज करता रहा वक्त के साथ 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 साथ। मैंने मुख्तलिफ हर्ब्स को, ऐसी ऐसी हर्ब्स को, क्योंकि अभी मैंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो अप्लाई की हुई हैं, यानी कि लैब में वो मेरे गए हुए हैं। तो उन पे मेरी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह 99% कंप्लीट हो चुकी हैं। SGS से एसोसिएटेड हैं, TTI से एसोसिएटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो हमारी ना बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैयर कर रहे हैं कि हम उसको मीट कर सकें। दुनिया में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके पास कोई 300 प्रोडक्ट्स हों। हमारे पास मोर देन 300 प्रोडक्ट्स हैं जो जब हम इन फ्यूचर मार्केट में आएंगे। अच्छा, अभी आपका लॉन्च नहीं हुआ है प्रोडक्ट? हम एक्चुअल मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद फलाह है, लोगों की इंसानियत की फलाह है ज़बरदस्त। कि इंसानों के लिए कुछ ऐसा किया जाए। क्योंकि मैंने ये और भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, लाइक हम जिनसिंग खाते हैं, वो देखें कि बाज़ लोगों को उससे इरिटेशन भी हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी में अब्जॉर्व की, हर बंदे की बॉडी में अब्जॉर्व की उसकी रेशो अलग अलग है। जैसे ही हम उसको एक ऐसे मैकेनिज़्म, ऐसे पीरियड से गुजारते हैं कि वो हनी उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, उसका अपना मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो जाए और इटसेल्फ वो एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि वो बॉडी में 80% तक भी अब्जॉर्व हो जाती है, जो 20-30% से इंक्रीज़ नहीं कर रही। सही। वो भी आपने मुझसे ऑफ एयर भी जिक्र किया था ना कि हमारी जो ये जो फल हैं, इनकी अफादियत अगर 20% लग रही है बॉडी को, तो हनी में प्रिजर्व होने के बाद 80%। मुझे बताएं तो इस तरह तो इसके मेडिसिनल बहुत फ़वाइद होंगे। यस यस, मैंने देखे ऐसे कोई लोग हैं, ऐसी बीमारियां मेरे हैं पास जो कि- बड़ा पेशेंट्स का डाटा है, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के मुख्तलिफ डिजीज़, शरीयानों का बंद हो जाना, सही। ये सारे मामलात में मैंने लोगों को फ्री ट्रायल करवाए हैं, और उनसे पैसे effective नहीं रहे। लिए। ऐसे लोग हैं कि आप उनसे ऑफ एयर बात करेंगे, वो पूछेंगे, बताएंगे लोग आपको कि हम तो हैरान हो गए कि ये हनी ही हमने खाया है जिससे हमारा डिजीज़ क्योर हो गया। बिल्कुल क्योर। बिल्कुल क्योर हो और गया। ये कौन सी मोटी मोटी बीमारियां ज़रा बताइए मुझे। अब आप कह रहे हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। यस, डायबिटिक का पेशेंट हमारे जो अच्छा, मैंने, ये वो हनी है जो आपने रिसर्च करके कुछ ना कुछ प्रिजर्व करके फिर उन्हें खिलाया? जी, और सिंपल स्टेट हनी, आप ऐसा करें, कोई भी सिंपल स्टेट हनी, जितने भी मार्केट में हनी अवेलेबल होते हैं ना, ये बस एक प्रोसीजर ना करें जिसमें वो उसको हीट ना दें। जैसे ही वो हीट से गुजरता है, उसकी फार्म, वो एक अच्छा खूबसूरत कलर तो आ सकता है उसका, उसकी विस्कोसिटी तो बहुत ज़बरदस्त लिक्विड ही हो जाती है, बड़ा मज़ा आता है उसे खाने में, और वो उसके क्रिस्टल भी ख़त्म हो जाते हैं, ऑफ कोर्स वो जमता नहीं है, यानी ये मार्केट वैल्यूज़ उसकी बढ़ जाती हैं, मगर उसके जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो वेस्ट हो जाते हैं, वो सारे वो बर्न। क्योंकि हनी वो वाहद दुनिया की प्रोडक्ट है
ज़रा सी भी हीट एलिमेंट में वो उसकी टोटल केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो फिर इस तरह तो मुझे लग रहा है कि हमने बचपन से अब तक असली हनी खाया ही नहीं, मैं ये क्योंकि नहीं हम तो कहता, वो जो ब्रांडेड होती मैं हैं ये और नहीं कहता। बाज़ अच्छे ब्रांड भी होंगे जो हनी को एज इट इज़ प्रिजर्व कर रहे होंगे, एज इट इज़। अब बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये असली शहद है या ये इसके जो पैरामीटर्स दुनिया में सेट है ना, वो लैब में ही डिटेक्ट होते हैं, घर में नहीं कर सकते? घर में वो नहीं होता actually इसको जला के देखें, करें वो करें? ये चीज़ें ना एक ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई भी बुनियाद नहीं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअल में हर काम के लिए, जैसे आपने ब्लड प्रेशर भी चेक करना है तो उसके लिए भी आपको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल, हाँ, नब्स पकड़ के तो नहीं कर जी, तो इसी तरह अब जब हमने हनी के पैरामीटर्स को चेक करना है और डिटेलिंग में जाना है तो हाउ कैन पॉसिबल वी चेक और अब बिल्कुल। ये नहीं पॉसिबल। तो ये जो हमने सोशल मीडिया, फेसबुक से हम सीख रहे हैं कि ऐसे चेक करें और चीज़ ऐसे, सब बेकार बात है। एक्चुअल असल बात यह है, जिसके पास जितना इल्म होता है ना उस हिसाब से बात और उसको वो देने को तैयार है सोशल मीडिया पे। असल में देखना रियलिटी को चाहिए। दुनिया कहाँ पे, ये देखें, अगर आप यही बातें जाके किसी यूरोप में किसी उस जगह पे जाके करते हैं कि जहाँ पे वो कहेंगे यार ये तो वैसे बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ चाहिए होता है। और प्रूफ कहाँ से मिलता है आपको? लैब से मिलता है। और वो जाहिर बात है उन्होंने वो सारे पैरामीटर सेट किए हैं, पूरी एक दुनिया की एक। अब बहुत एक और सवाल, जो कि आपकी जर्नी शुरू हुई, आपने खुद रिसर्च करना शुरू किया, किस लैब का एक्सेस फिर आपको पहली मर्तबा मिला? क्योंकि अब सब कुछ करने के बाद कहीं ना कहीं तो आपने। सबसे पहले मुझे ना पता ही नहीं होता था कि लैब होती क्या है। यस, ये मुझे पता चला है कोई 12 में 2000। अच्छा, क्योंकि मैं खुद और ये 12-14 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब मुझे महसूस हो जाता था अब इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसकी फ्रेगरेंस चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसमें यस्ट के मॉड्यूल प्रोमिनेंट होना शुरू हो वैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं इटसेल्फ। अगर आप में सेंस है तो मुझे बाय गॉड ये पता चल जाता था कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें ये प्रॉब्लम। यू वर गिफ्टेड। यस ऑफ कोर्स, अल्लाह ने आपको चुना ही इसी काम के लिए था। ये बस उसका कर्म है। इसमें ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरी कोई भी एफर्ट है, क्योंकि अल्लाह जिससे चाहे जो चाहे काम ले सकता है। दिस इज ट्रू। तो आप किस लैब पे पहली बार पहुंचे अपने सैंपल्स लेके? सबसे पहले मेरी दोस्ती हुई PCSIR के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर नईम साहब। तो उन्होंने कुछ मेरी रहनुमाई की। अच्छा। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई कि ये चीज़ें होती हैं और इस तरह से इनको। ठीक है। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई TTI के CEO से, फिर उसके बाद हमारी SGS से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त मेरा टेक्निकल एडवाइज़र है वो PhD है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कहते हैं कि जो अल्लाह ने आपको नवाजा है, हम बगैर PhD के जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। वाह, ये बस अल्लाह का करम है। इसमें मैं ये नहीं कभी भी कहता कि इसमें मेरा कोई कमाल है। अच्छा, एक आम ख्याल है ना कि हनी को आप लकड़ी के चमचे से निकालें, तो क्या ये कोई इस बेसलेस बात है या? नहीं, इसमें ये मैं बताता हूँ, हनी दुनिया का वो वाहिद केमिकल है, वो फूड है, वो एक गॉड गिफ्टेड एक मिरेकल है कि जिसमें ग्लास और वो सरफेस जो किसी चीज़ के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे। हनी किसी भी के साथ मिलता है, अगर आयरन के साथ मिलेगा तो आयरन को फिल फॉर डिज़ोल्व कर लेगा अपने अंदर। कॉपर के साथ मिलता है तो कॉपर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर देगा। इसी तरह जिस भी धात से मिलेगा उसी धात को उसी वक्त मेल्ट करना शुरू कर देगा। वो कहते हैं ना हनी पेट में रखना चाहिए, पेट में भी ये ठीक है इटसेल्फ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी से वो ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे होंगे, मगर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो नोट किया है ये 30 ईयर में, विद इन ईयर, लंबे अरसे के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल में ही हनी अपना टेस्ट, अपना कलर, अपनी वैल्यू चेंज कर देता है। आप पेट में रख के देखिए और ग्लास में रख के देखिए, वो चीज़ें 90% तक, 90% तक वो उसमें एज इट इज़ फिट रहती हैं।
ग्लास एक सबसे बेस्ट वे है हनी को प्रिजर्व करने रखने के लिए, और कितना कॉमनली प्लास्टिक बॉटल्स में दस्तयाब है ना, और हम रखते हैं पूरा पूरा एक्चुअल में वो हम अपने वो देखते हैं ना कि ये ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं सोचते कि इसकी अफादियत खत्म बल्कि हो मुझे भी सवाद से किसी ने लाके गिफ्ट दिया, उन्होंने वही प्लास्टिक बॉटल में दिया, वो ट्रैवल के लिए भी शायद आसान रहता है। प्लास्टिक में असल में प्लास्टिक आपके लिए आसान इसलिए होता है, कैरी करना आसान होता है, ब्रेक ना हो जाए, गिर ना जाए, बस इसी तरह ये मामला। लेकिन आप ये कहते हैं कि इसको शीशे में रखना चाहिए और लकड़ी के चमचे से इस्तेमाल करें। लकड़ी के चमचे से इस्तेमाल करें, और ये भी है कि आप स्टील यूज़ कर सकते हैं उसमें। स्टील फॉर एवर स्टील में प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको लंबे अरसे तक रखते हैं स्टील में तो इटसेल्फ वो उसकी कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये तो तय हो गया कि घर में बैठ के आप असली और नकली हनी की पहचान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। तो जो लोग ट्राई करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी बात सुनिएगा एक बार, कि हनी में तो इतनी कंपाउंड्स हैं, इतने विटामिन्स, मिनरल्स और सारा कुछ होता है। अब ये देखिए, एक बंदा आर्टिफिशियली एंजाइम लेता है और ग्लूकोज लेता है और वो बना के इटसेल्फ कहता है जी, और फ्रेगनेंस मार्केट से लेता है, ये सारी चीज़ें ऐड करके बना के आपके सामने उससे भी बेहतर उसकी विस्कोसिटी कर देता है और कहता है जी ये और आम दस्तयाब है। आप वो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं एक्चुअल में, वो लैब में ही डिटेक्ट होती हैं, वो हम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो अभी लैब में भी डिटेक्ट नहीं होते। हनी में इतना कुछ है, ये एक समंदर की मानंद है। आप इसमें जितनी डिटेलिंग में जाते जाएंगे, अल्लाह पाक उतना आपको नवाजते जाएंगे। अल्लाह पाक खुद इसीलिए फरमा रहे हैं कि आप इसमें गौर व फिक्र करें। तो अल्लाह ने कुछ रखा है इसमें, तो ऑर्डर किया आपको कि भाई इसमें गौर व फिक्र करें। अच्छा, एक बात और, ये हम सुनते हैं ना छोटी बड़ी मक्खी का, ये मेरी मिस्ट्री सॉल्व करें, क्या होता है? एक्चुअल में मक्खी दो तरह की मक्खी होती है। नहीं, दो तरह की नहीं मक्खी होती। मक्खी की तो तकरीबन आज तक जो टोटल एग्जाम है कोई 22 लाख के करीब है। व्हाट? मगर ये बी जो हनी बी होती है, मुख्तलिफ किस्म की बीज हैं। ठीक है। और इसमें कुछ जो शहद बनाने वाली हैं वो कोई अभी तक जो मैं पढ़ा, क्योंकि मैं इटसेल्फ पढ़ा नहीं हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, कोई 21 से 22 तरह की मक्खियाँ हैं जो शहद बनाती हैं, और उनमें कई स्टिंगलेस हैं और कई स्टिंग वाली हैं। यानी कि ऐसी मक्खियाँ भी मौजूद हैं जो डंग नहीं मारती और वो शहद बनाती हैं। और इनके मुख्तलिफ साइजेज़ हैं, छोटी बड़ी, ये आम कहते हैं एरिया वाइज, और इनके कई स्पीशीज़ हैं। एरिया वाइज इनकी कई स्पीशीज़ हैं। जब मैंने गया हूँ कश्मीर में तो वहाँ पे मक्खी का साइज़ भी चेंज देखा थोड़ा सा, और उसकी सारी फिगर चेंज देखी थोड़ी सी, और जैसे ही हम बलूचिस्तान आए हैं तो भी चेंज देखा। अगर हम पंजाब में गए हैं तो भी चेंज। पंजाब की मक्खी जब हमने विज़िट किया, देखा, ऑब्ज़र्व किया, डिटेलिंग में जाए, वो हल्की सी सर्दी आती है मर जाती है, हल्की सी कोई भी मामला होते हैं मर। जो माउंटेन यानी पहाड़ी इलाकों की मक्खी है वो बहुत हद तक माइनस टेम्परेचर में, यानी कि -1 पे भी वो सर्वाइव अल्लाह ताला ने उस आबो हवा के हिसाब से उनको एक्चुअल में ये बात आपकी दुरुस्त है। मगर इसमें मैं इस चीज़ को कहूँगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, ये बड़ा काउंट फॉर करता है हमारी हेल्थ पे। हमारा एटमॉस्फेयर ही, जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारा लिविंग स्टाइल क्या है। अब ये देखिए, एक मक्खी ने पहाड़ों से, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, पेस्टिसाइड नहीं है, कोई भी किसी किस्म का कोई ऐसा केमिकल मौजूद नहीं है, अब मक्खी ने यहाँ से पानी भी पीना होगा ना, तो जो हमारे एरियाज़ हैं तो फैक्ट्रियों की पोल्यूशन, और हमारे दरिया भी आलूदा हो चुके हैं। यानी पानी का सोर्स देखें, हमारा तो ज़मीन का पानी भी इस वक्त पोल्यूटेड है, क्योंकि वो सारा फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। इसी तरह मक्खी का हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता है, अगर मक्खी ख़त्म होती है तो विद इन 3 और 4 ईयर इंसान सफाई से मिट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक इस पे बड़ी मज़ेदार एक बी मूवी भी है वॉल्ट डिज्नी की, और उसमें उन्होंने इसी टॉपिक पे बनाई है कि जो पेस्टिसाइड छिड़क के मक्खियाँ ख़त्म कर रही हैं, इंसान की बका मुमकिन ही नहीं है। एक वक्त आने वाला है, ये पेस्टिसाइड, ये GMO फूड्स और ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में बैन हो जाएंगी। GMO फूड हमारे जीन्स में इस तरह के बदलाव कर रहा है, हमारे DNA में इस तरह के बदलाव कर रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें उन बीमारियों में म्यूटेटेड है। हाँ, उन बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे जिनका कोई इलाज ही नहीं होगा। जी, तो इंसानियत को जीन म्यूटेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, इंसान को मजबूरन फिर वापस आना पड़ेगा, और पॉसिबल है फिर देर हो चुकी है। मगर कई कंट्रीज में ये बैन हो चुके हैं, GMO फूड्स बैन हो चुके हैं, ये पेस्टिसाइड बैन। देखिए आजकल ऑर्गेनिक का हम बहुत सुन रहे हैं, लोग बैक टू बेसिक्स आ रहे हैं। ये जो कोविड आया उसके बाद ये लोगों ने, मगर हम
मैं जब आया ना ये कोविड, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च थी, थ्योरी थी। मैंने बहुत से लोगों को वो चीज़ें बांटी, डिवाइड की कि जिनसे वो क्योर हुए कोरोना से। अच्छा, क्योर पर ही मैं आ रही थी। आपकी प्रोडक्ट्स कब तक मार्केट में अवेलेबल होंगी? एक्चुअल में मैं जो पैरामीटर मार्केट में सेट करना चाह रहा हूँ कि यार लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि अपनी हेल्थ पे कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें। मुझे ये लालच नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट बिके, और ना ही मैं इसलिए इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। सही है। मेरा मकसद ये है कि लोग समझे चीज़ों को और फिर खाएं। ये हमारा पेट है, कोई कचरे का डब्बा नहीं है जिसमें आप जो चाहें भर दें। और वो टोटल हम ज़बान के चटखारे के लिए करते हैं। बिल्कुल बहुत दफा बिल्कुल तो बिल्कुल। फजूल अब ये चीज़ें बस क्रंच देखें क्रंच जितने मुंह में जंक आ फूड्स जाता था। हैं, जी। इनके अगर न्यू जनरेशन पे उसके इम्पैक्ट देखें ना तो दुख होता है ना। उनके वो कोई भी परफॉर्मेंस इन फ्यूचर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए जिनसे इनकी ग्रोथ हो। इट्सेल्फ जैसे कोई ये गिलास ज़र्रात से मिलके बना है, इसी तरह हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलके बने। जी बिल्कुल। वो ज़र्रात जो हमें तमीर कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो हमें तमीर कर रहे हैं। जो चीज़ आप इनटेक करते हैं ना, उसी का आप वही चीज़ नज़र आ रही आपका आउटकम होता है। वही यानी कि उसी तरह की आपकी परफॉर्मेंस होगी। देखिए, हम कभी ट्रैवल करते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ आबो हवा अच्छी होती है, खाना खालिस होता है, तो 2-3 महीने में आपकी स्किन ऐसी ग्लो करने लगती है। कराची आ जाए तो सब आप बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाते हैं। मैं इसलिए पूछी थी, आपकी जो मुख्तलिफ तहकीक है और आपने ज़ाहिर बीमारियों के इलाज दरियाफ्त किए हैं। हमारे यहाँ 2-3 ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि बड़ी कॉमन हो गई, जैसे कैंसर, अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया, लोगों को भूलने लग गए। फिर एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। तो मैं बस ये पूछना चाहती, इलाज है शहद से? 100% है, 100% है। कैंसर इटसेल्फ, लेकिन कहते हैं कि अगर कैंसर में आप मीठा बिल्कुल ब्लॉक कर दें तो कैंसर से मर जाते हैं। शहद तो मीठा होता है। इटसेल्फ फैल में हनी में वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कैंसर सेल को ब्रेक करती हैं। अच्छा। और बनने नहीं देती, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती अच्छा, हम नॉर्मल हनी खाना शुरू करें तो? नॉर्मल जस्ट ये आपको श्योर हो कि ये हनी प्योर है, इसमें पोल्यूशन नहीं है, इसमें पेस्टिसाइड लाएंगे वाला हनी एक्चुअल मिलता है। कभी भी मार्केट में नहीं आया? नो असली ये इशू नहीं है। है। कहाँ से मिलेगा बिल्कुल खालिस हनी? कराची में है कहीं दस्तयाब? एक्चुअल मैं कराची में तो हूँ नहीं। मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में है दस्तयाब? हाँ, पंजाब में है। अच्छा, कराची में कहीं कोई हो तो हमें बताएं ज़रूर, क्योंकि कैंसर इतना कॉमन हो गया है। मैंने कैंसर के पेशेंट्स को ना फ्री ट्रायल, अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, हमारी उनसे कोई MOU में भी इन फ्यूचर इन अ फ्यू डेज़ हमारा कोई एग्रीमेंट होता है उनसे, तो हम मेडिकल ट्रायल करने जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स का जो रियली मैंने इटसेल्फ कर लिया है। अब एक मास लेवल पे उसके ट्रायल्स होंगे और वो रिसर्च पब्लिश होगी, जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल होगा कि ये प्रोडक्ट, ये चीज़ इस तरह से कैंसर को क्योर कर सकती है। इस तरह के पेशेंट्स आए हैं जो कीमो के बाद बड़ी लाचारगी में थे, जैसे ही हमने उनको वो प्रोडक्ट्स दी, एक बहुत बेटर होना शुरू हो गया। सेकेंडली, ये भूलने की जो मर्ज़ है, हाइपरटेंशन है, इसके लिए हमने एक ऐसी हर्ब को हनी में प्रिजर्व किया है, उसकी प्राइस बहुत है, मगर विद इन 50 डेज़ आपको दोबारा ज़िंदगी में मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह वाह। आप हमेशा के लिए, क्योंकि उसके सारे ट्रायल्स किए हैं और ये सारी चीज़ें करने, ये नहीं कि लालच के लिए की हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स, अभी बहुत से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और ऐसी मेडिसिन, मेरी कोशिश है कि फूड से ही इंसान तंदुरुस्त रहे, उनको मेडिसिन का सहारा ना लेना पड़े। कोई आखिर में नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि इंसान का जिस्म ही वो चीज़ है जो लास्ट टाइम तक आपके साथ खड़ा होता है। जब तक मौत का फरिश्ता नहीं आता तो वो आपका साथ दे रहा होता है। इवन के इसके बाद भी इसी ने आपके साथ खड़ा होना है और इसी ने ही जवाब देना है। तो इस पे कोई ऐसा जुल्म और कोई ऐसी ज़्यादती ना की जाए कि कल आप इसमें पछताएं। सही बात है। और इसको वही कुछ खिलाएं जिसकी इसको ज़रूरत है, ना कि वो कुछ खिलाएं जिसकी आपके टेस्ट को ज़रूरत है। टेस्ट तो ख़त्म हो जाते हैं, मगर जो आप खा रहे होते हैं टेस्ट को मैटर नहीं करता। सही बात। जस्ट ये मैटर करता है कि आप कितने अच्छे हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका एवरीथिंग
आपको अच्छा नज़र आएगा। जितने भी दुनिया में नेगेटिव पीपल आए हैं ना, आप देख लें, उन सबसे पहला एरर उनके फूड में होता है। सबसे पहला एरर उनके फूड में होता है, जिस तरह का आप खाते हैं। और शायद इसीलिए हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि हम सिर्फ ज़बान के चटखारे के पीछे जो है ना वो हर चीज़ खा रहे हैं, और जंक फूड भी बहुत आम हो चुका है। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। हम इंतज़ार करेंगे कि आपका जल्द अज जल्द मार्केट में अवेलेबिलिटी हो हनी को हम दवा के लिए। वैसे तो अक्सर हमारा आम ख्याल तो है ही कि शहद में शिफा है और हर बीमारी के लिए लेते हैं, लेकिन अच्छा है कि रिसर्च बेस्ड भी हो तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा सबको। आपको सोशल मीडिया पे इजीली फाइंड कर सकते हैं ये जो हनी रिसर्च, मतलब हाउ टू फाइंड यू, जैसे हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे तो अगर वो हम रॉयल गोल्ड हनी के नाम से, रॉयल गोल्ड हनी के नाम से अभी हम सेल नहीं कर रहे कुछ भी, जस्ट हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं। कोई उनको हेल्प आउट चाहिए होती है, उनके मतलब गाइड कर सकते हैं। अगर कोई बीमार शख्स आपसे रब्ता करे तो आप उसको बिल्कुल उसको हेल्प आउट, उसको अच्छा, कैंसर क्या 4th स्टेज किसी का हो तो उसको फ़ायदा होगा? मैंने ये देखा है, अल्लाह जब चाहते हैं किसी के लिए आसान करना तो उसको कर देते हैं, बस उसके लिए असबाब बनते हैं। और जब अल्लाह नहीं चाहते ना, आप कुछ भी कर लें, आप फर्स्ट स्टेज से भी, जिसको नहीं है वो भी मर सकता है। सही बात है। जब मैंने देखा है कि जब अल्लाह चाहते हैं वाकई ही 4th स्टेज से रिवर्स हो सकता है, जब अल्लाह चाहते हैं। इसमें ये बड़ा मैटर करता है कि आप अंदर से जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, विल आती है, तो आप किसी भी डिजीज़ के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं और दोबारा तंदुरुस्त। जब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा, मायूसी जो है ना इंसान को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हैवी को और हमेशा हर कंडीशन में और हर स्टेप पे अल्लाह पे ट्रस्ट रखें। और जब अल्लाह पे भरोसा कर लिया जाता है तो अल्लाह कभी भी आपको रिफ्यूज़ और ठुकराता नहीं। बिल्कुल हकीकत बात है। थैंक यू सो मच आपका वक्त का और सारी इन्फॉर्मेशन का। आज तो बड़े मज़ेदार दिन हो गया। मैंने सुबह बात की कि जी अपना पैशन और अपना पर्पस ऑफ लाइफ पहचानिए, और मैंने एक ही बात कही थी कि जिस भी चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपको ख़ास चुना है वो आपको पता है, ऐसे चलता है कि आप उस चीज़ में अच्छे होते हैं, नेचुरली अच्छे होते हैं। तो सुबह ये बात की, उसके बाद वो बोलते हरूफ वाले साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने अपने पैशन को जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया। और उसके बाद इफ्तिखार साहब जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया सिर्फ ये बता के कि सिर्फ छोटी और बड़ी मक्खी का शहद नहीं होता, बहुत सारे अक़साम है शहद के। और क्या उसके वही बात है ना, कुरान खुद शिफा, और कुरान में लिखा हुआ है शहद शिफा, तो यकीनन उसकी ज़बरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होंगी। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं पहुँचूँगी ज़बान के चटखारे की तरफ। अब अल्लाह जाने वो पेट के लिए कितना अच्छा है, वैसे अंडे वंडे उबल रहे हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो जनाब आली, हम मिलेंगे आपसे शेफ साइमा के किचन में। मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक, मिलती हूँ मैं थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ शेफ साइमा के किचन में, और इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही है इन ये चनों की, और चनों में क्योंकि वो यखनी डली हुई है तो कमाल, ये बिल्कुल वो वाला साइमा, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वो वाली खुशबू आ रही है। मेरी एक बड़ी फेवरेट जगह है जहाँ से मैं चने पूरी वाले चने खाती हूँ, जो कि एक बेकरी भी है, 3 तलवार की उस तरफ बनी हुई है, हाँ, ठीक है, समझ आ गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के बराबर। मुझे उनकी सबसे अच्छा चने का सालन लगता है। अच्छा, उनके मालिकान से दोस्ती है, तो मैंने यही पूछा था, तो उन्होंने कहा ये रात भर पाए जो बनते हैं उसमें ये डलता है। वो सब लोग जितने भी ऐसे होटल्स हैं वो जो है रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, वो उनमें अच्छा, ये उनकी डालते एक हैं। और जो अच्छी बात है वहाँ की हलवा पूरी की, मैं अगर आप नहीं समझी तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उनकी पूरी बड़ी नरम है, वो शायद आटे की बनाते हैं, मैदे की नहीं बनाते, मैदे की ज़रा हाँ, खिंचाव में वाली होती हाँ। है। तो जनाब क्या होने वाला है? ये जो है ना, हमने पूरी वाला वैसे सालन नहीं बनाया है, वो फिर कभी से खुशबू खाएंगे। वो आ रही है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो है ना, नान के साथ या आप बॉइल्ड राइस भी कर लें। मैंने थोड़ा सा इसको ग्रेवी छोड़ दी है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं मैं किया। क्या इसमें चमचा चला आप चम्मच चला के दिखाएं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ऑयल बढ़ा दें, क्योंकि मैं रुकी हुई थी कि मैं यहाँ पे अंडे जो हैं वो यहाँ सामने फ्राई करेंगे और फिर हम उसको निकालेंगे भी। सब छोड़े, बताएं साइमा, अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढ लो, और मुझ जैसे अगर लोगों को खाने पका के भेजा करो, हम दुआएं देंगे तुम्हारी तो ज़िंदगी पर्पस पूरा हो जाएगा। पर्पस पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ना, जो भी आता है उसको खैर के लिए इस्तेमाल करें। मैं और मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। हाँ, वैसे मैं रोज़ साइमा आंटी के घर से कुछ अच्छा है। ये बात आपने बहुत प्यारी की थी, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि भाई जो चीज़ रोज़ खाना भेजा करें। ये तो नहीं पता, तो यही बात लगती ये तो अब सीख, ये तो अब करना पड़ेगा। आपने बोल दिया ना सामने है। कैमरे के, भत्ताखोर आगे सारे भत्ताखोर यहीं पे मौजूद हैं।
फैन है हम तुम्हारे हाँ, फैन। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या बात बहुत प्यारी की थी, बता दो। ये कि जो है अपनी जो भी आपकी काबिलियत ही कहनी चाहिए उसको आप अपने खैर के लिए, दूसरों के खैर के लिए इस्तेमाल खैर के करें। लिए तो अपने करें। खैर के लिए तो करें। देखिए आपका खैर खुद ब खुद हो ही जाएगा ना, क्योंकि आप दूसरे के खैर के लिए करेंगे तो बहुत तो बस अब वंडरफुल आपकी बात काबिलियत आपने अल्लाह ने की। दी आपको खाना पकाने की, तो हम जैसे लोगों के खैर के लिए इस्तेमाल करें आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैं एक और बात बता दूं चनों के हवाले से कि चने जो हैं सबसे पहले जो वो मिडिल ईस्टर्न साइड पे, हाँ आप थोड़ा पीछे हों, और माविश मुझे ये वाला चम्मच दे दीजिए, ये वाला नहीं यानी अंडा फ्राई करने वाला, हाँ यही बढ़ा दें। मिडिल ईस्टर्न साइड पे बने बने नहीं, यानी चनों की जो काश्त की गई वो मिडिल ईस्टर्न साइड पर काश्त की गई, ठीक है। आप इसको देखें नहीं, ठीक है। मैंने नजर रखी है। हाँ नज़र आप मैं रखें। नजर रखती हूँ आप क्या ठीक कर है। रही हैं, क्या करने दे रहे हैं। तो अच्छा मैं ये ना समझूं इस वक्त कि आप हमेशा मुझे इग्नोर कर रही होती हैं। नहीं, मैं हमेशा इग्नोर नहीं करती, मैं कभी कभी आपसे नहीं, वैसे मैं इग्नोर तो खैर नहीं करती। जो बंदा खाना पका रहा है उसको मैं कैसे इग्नोर कर बिल्कुल भी सकती हूँ? नहीं करना, नहीं अपना नुकसान हो जाएगा। अच्छा जनाब हम चनों के हवाले से बात कर रहे थे, तो चने जो हैं वो मिलती है, विटनेसेस मिलते हैं, वो यही कहा जाता है कि ये मिडिल ईस्टर्न साइट पर उगाए गए सबसे पहली दफ़ा, ठीक है। और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फेमस हुआ, इसलिए आपने नोटिस किया होगा माविश के मिडिल ईस्टर्न खानों में चनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आप इसको hummus और ये सब hummus भी, सैलड्स बहुत ज़बरदस्त वो लोग बनाते हैं। और हमारे यहाँ तो इसको चिकन का सालन, चिकन अंडा, अंडे चने, पुलाव वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में सैलड्स के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्लीट फूड भी है ना। बिल्कुल। अच्छा माविश इसको मैं डिश आउट भी करती हूँ, आप मुझे कोई हेल्प चाहिए? जी मुझे आप ये वाली प्लेट भी बढ़ा दें। मैं निकाल दूँ? और आप निकाल सकें, चने निकालेंगे? अच्छा चने आप निकाल निकालें, और मुझे ये काटना है, ये बढ़ा, छोटी छुरी बढ़ा दें, छोटी छुरी। ये लो भाई छोटी छुरी, ये निकालो। हाँ निकाल लीजिए। अच्छा इसको इस तरफ रख देते हैं अभी। जब भी कुछ अच्छा बनता है ना साइमा, मुझे अफसोस होता है अपने घर से कोई मैं डब्बा क्यों नहीं ले आई। है कोई बड़ा? मैंने यहाँ देगची रखी हुई है नीचे, अगर आपने लेके जानी है हाँ, ये अच्छा उसमें idea। आप लेके जा सकती हैं। अच्छा चनों को हम उबाल कर भी खा सकते हैं, रोस्टेड तरीक़ों से भी इसको खाया जा सकता है। और क्या कहते हैं, सैलड्स में मैंने बता ही दिया। फिर चनों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी सेहत के लिए भी, और दुनिया में इसको डिफरेंट नामों के साथ भी पुकारा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ तो इसको काबुली चना कहा जाता है। अब मैं वहाँ रख रही हूँ। हाँ यहाँ रखिए आप। अच्छा थैंक यू। कलर बड़ा अच्छा आया बस का। मेरा ख्याल है चने थोड़े से आप और डालें। अच्छा मुझे लगा इसके ऊपर आप वो रखेंगी ना। वो रखूँगी, सिर्फ चने डालें, अंडे नहीं ग्रेवी निकाल लें। अंडे बस, हाँ, रखेंगी आप? तो हाँ मैंने कहा कि बिल्कुल इसके बिल्कुल, लिए आपने थोड़ी सही जगह सोचा। सोच तो मेरी बिल्कुल सही है। अच्छा ये लीजिएगा आपने। दूसरा और भी कुछ सोच रही हूँ मैं कि कोई बॉक्स रखा हो तो इसमें से आधा चने का सालन मैं पार कर दूँ। पार कर लें। अच्छा अब ये नीचे ना तैर जाए, नहीं नहीं सही सही चला गया। जल्दी जल्दी शॉट बनाने से पहले कि वो डूब जाए। मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी ही। अच्छा कुछ आप बता रही थी कि हम चनों के मुख्तलिफ नाम हैं। हाँ एक तो हमारे यहाँ तो काबुली चना ही कहलाया जाता है, आपको पता है, लेकिन सफ़ेद चना भी कहते हैं ना। सफ़ेद चना भी कहते हैं, काबुली चने भी कहते हैं, और इजिप्शियन पीस इनको कहा जाता है, क्योंकि इजिप्ट वाले इसको बहुत ख़ास तौर पे, जैसे हाँ हमारे यहाँ दालों का इस्तेमाल होता है, तो इजिप्शियन क्यूज़ीन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं बाद में फिर डालूँगी। अच्छा गरम मसाला भी मैं डाल देती हूँ ऊपर से, और बाकी मैं हांडी में ही शामिल कर दूँगी। क्या मैं ढक्कन ढाक दूँ? नहीं मवेशी आप गरम मसाला बल्कि ना डालें, क्योंकि कहीं ये स्पाइसी ज़्यादा ना हो जाए। हाँ अब आप ढक्कन प्लीज़ ढाक दीजिए। और आपने नाम सुना होगा माविश, आपकी नज़र से अगर उतरा हो, गुज़रा हो, हाँ हटा दीजिए। गार्बेंजो बीन्स, मुझे नहीं पता आपने नाम सुना है या नहीं, ठीक है। तो गार्बेंजो बीन्स के नाम से ये दुनिया भर में जाना जाता है डिफरेंट क्यूजीन्स में, ठीक है। अच्छा। तो अब आपको अगर कहीं भी गार्बेंजो बीन्स लिखा हुआ नज़र आए तो आपने घबराना नहीं है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये, और ना ज़्यादा खुश हो जाना है कि पता नहीं क्या अनोखी चीज़ आने वाली, वो चने चने की ही बात हो रही है। बिल्कुल।
ये कोई सैलड वैलड बनाई है? जी, सलाद वो मैंने रखी है, माविश आप उठा लाऊं? के दें। जी बिल्कुल। दूँ आपको? कि इसको हम, तो मैंने शेप थोड़ी सी कोशिश की थी काटने की अच्छी, अगर प्याज भी, ये देखें। अरे वाह भाई वाह, एक्सेलेंट, शाबाश। अच्छा, इसके नीचे, अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं माविश के, देखें ये हमारे कैमरे में सही आ रहा है? सही आ रहा है ये? बस इसको यहाँ रख के छोड़ दें। आपने बहुत नीचे कुछ नहीं बिछाया? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि मेरा बिछा- हाथ क्या माविश बिछाएं? आप उठा सकते चले हैं अब नहीं, please? अब नहीं करें। हमारे यहाँ जो है इसमें चनों में जो ऊपर से आप लाल कलर देख रही होती हैं, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। वो होता ये है कि ऑयल को थोड़ा सा आप गर्म कर लें आखिर में, और कश्मीरी लाल मिर्च का इसको बघार दे दें ऊपर से। कश्मीरी लाल जी, मिर्च। यहाँ पे देखें इस वक्त ऑयल बिल्कुल मुनासिब है हमारे घरों में जितना इस्तेमाल होता है, लेकिन जो बाहर ढाबों का होटल होता में है, मिल रहा हाँ। होता है उसमें इतना ऊपर लेयर में होता है, वो ख़ास डाला जाता है ताकि उसका कलर भी अच्छा है और उससे टेस्ट अच्छा आता है। कभी कभी खाने में कोई नुकसान नहीं है, ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे तो वो हेल्थ हैज़र्ड ही हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जनाब आज हमने ये वाली चनों की रेसिपी, अंडे चना मसाला की रेसिपी शेयर की है, और ये बहुत बेहतरीन बना है। इस वक्त यहाँ पे पूरा जो है हमारा स्टूडियो में भी आपको पता है कि खुशबू आ रही है। जी, महक रहा है तो स्टूडियो। आप लोग इसको ज़रूर बनाएं, और यूट्यूब और फेसबुक के जो पेजेस हैं हमारे, उस पर आप अपना फ़ीडबैक भी दें, और अगर आप आइंदा आने वाले दिनों में जो भी रेसिपी सीखना चाह रहे हैं उसके भी बारे में बताइए ज़रूर हमें। और मेरी तरफ से इजाज़त, कल फिर मिलेंगे किसी एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। और अब मेरी बारी। हम अब इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है कि आज आपने बहुत एंजॉय की होगी कॉन्वर्सेशन, और आपको पता चला हमारे मुल्क में कैसे कैसे बाकमाल लोग मौजूद हैं। आज मैंने 2 इसी तरह के लोगों से आपकी मुलाकात करवाई। और अगेन मैं जो सुबह से लेक्चर दे रही हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानिए। वहीं अल्लाह ताला ने आपको पूरी आँख नाक हाथ पाँव सब दे के पैदा नहीं कर दिया कि जाओ जाके अयाशी करो। तो धरती पर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है, अपना हिस्सा डालें। और हिस्सा डालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस भी चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपको कोई टैलेंट दिया हुआ है, या कोई ऐसा आपको लगता है मुझे हुनर आता है, तो उसको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। कल मैं फिर आपसे मिलूँगी नए मेहमानों के साथ, नई सामा की रेसिपी के साथ, और किसी नए लेक्चर के साथ। तो इंतज़ार रहेगा मुझे आपसे मिलने का। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।